ये 1 in 31 चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं। इसका मतलब कि हर 31 में से एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर है। अगर हमें लग रहा है कि 1.5-2-2.5 साल की उम्र में अगर मेरा बच्चा प्रॉपरली बोल नहीं रहा है और उसमें ये सारे डेफिसिट भी नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका ये प्रोफेशनल ओपिनियन जरूर ले लेना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ टाइम वेटेड इज टाइम वेस्ट। डॉक्टर क्या कर सकता है? आपकी बीमारी को, आपकी कंडीशन को सही समझ के सही दवाई दे सकता है, गारंटी नहीं। मतलब इट्स अ बिग मिस्ट्री। ऑटिज्म क्यों हो रहा है, इसकी श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट क्या है, इसको किस तरीके से हम इसकी ट्रेजेक्टरी जाएगी, कुछ नहीं पता। कुछ ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके ऊपर बहुत अभी काम चल रहा है, बट अभी तक इसका ऑटिज्म अवेयरनेस रिबन के ऊपर जब वो क्विज बनाया तो अपने आप खाली ना बोलना ऑटिज्म नहीं है, पहले तो आप ये समझो, ठीक। और ये वैसे भी हम ये बहुत बार सुनते आए हैं कि ये कोई बात नहीं जी, वो बच्चे का फलाने का बच्चा 3 साल में बोला था, उसका तो 4 साल में बोला था, ये तो भी 2.5 साल का है, आप क्यों चिंता कर। 60, 70, 80% चांसेस ये सिर्फ बिहेवियर के होते हैं। ना ये IQ की प्रॉब्लम है, ना ये ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, ये बिहेवियर का इशू है। और वो बिहेवियर जाने अनजाने में पेरेंटिंग से बनता है। मैं अगर अपनी ही प्रैक्टिस की बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि जब बच्चा मेरे पास आता है तो पहले हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर बच्चे को प्ले एरिया में भेजते हैं, उसके प्ले एरिया में ऑब्जर्वेशन देखते हैं, फिर हम पेरेंट्स से एक डिटेल्ड केस हिस्ट्री लेते हैं, फिर उन चीज़ों को हम समझ कर देखने की कोशिश करते हैं कि कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। अगर पैटर्न बन रहा है तो इसके और क्या रीज़न हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं था सोशलाइजेशन का मौका नहीं मिला, कहीं ऐसा तो नहीं था पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, बच्चे के ऊपर ज़्यादा कोई इंटरेक्शन या स्ट्रक्चर्ड एक्सपोजर नहीं हुआ। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं सीधी बात करूं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यही कहती है कि किसी भी तरीके का न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है। पेरेंट्स आर द रियल थेरेपिस्ट, वी प्रोफेशनल्स आर जस्ट द फैसिलिटेटर्स। इन टूडेज वर्ल्ड पेरेंटिंग इज नॉट सो ईजी। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे उनको प्यार से मम्मा पापा बोले, और पहली बार जब मम्मा पापा बोलता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अगर वही बच्चा कुछ समय बाद खामोश हो जाए या उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाएं तो पेरेंट्स बहुत चिंतित हो जाते हैं। इन सभी चिंता को दूर करने के लिए डॉक्टर अतुल मैदान, एक जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बच्चों की हेल्प कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ऑटिज्म अलायंस। ये लुधियाना में बेस्ड है और ये आज हमारे साथ है, जो अपने एक्सपीरियंस के साथ हमें बताएंगे कि ऐसे केसेस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और एक रेगुलर लेवल पे पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि बच्चे जो है उनके दोबारा से नॉर्मल हो पाए। सो वी वेलकम यू सर। सत श्री अकाल। जी, सत श्री अकाल। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी ये जर्नी कैसी रही, और सिंपल टर्म्स में आप हमें बताएं कि कोई बच्चा जो है ऑटिज्म से जो जूझ रहा है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या प्रॉब्लम। देखिए, जर्नी के हिसाब से तो मैं ये बोलूँगा कि मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, RCI रजिस्टर्ड लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक। और मेरे पास डॉक्टरेट है साइकोलॉजी में, ठीक है। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरे पास बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रीम्स थी जिसमें मैं काम कर रहा था, जिसमें एडल्ट पॉपुलेशन भी आती है, बच्चे भी आते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। बट मैं मानता हूँ कई चीज़ें डेस्टाइन्ड होती हैं। सो ईश्वर ने जहाँ जिस रास्ते डाल दिया है, सो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी पूरी ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ उस रोल को अदा कर पाऊँ। सो अभी मैं पिछले कई सालों से ऑटिज्म डोमेन में काम कर रहा हूँ, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। आपका ये है कि ऑटिज्म को क्या समझें, कैसे इसके बारे में बात करें। मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है इसको समझाने के लिए कि ऑटिज्म शब्द के बारे में ज़्यादा सेंसिटाइजेशन या ज़्यादा अवेयरनेस अगर हम कहें तो वो सोसाइटी में अभी है नहीं। ऑटिज्म के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसका प्रेवलेंस रेट इस समय बहुत हाई है। ओके, अगर मैं पिछले साल की एक अमेरिकन सर्वे की अगर मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँ, उनका रेफरेंस देना चाहूँ, तो उसके मुताबिक ये 1 in 31 चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं। इसका मतलब कि हर 31 में से एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर है, ठीक है। अगर मैं इसको ये बात को कैलकुलेट करूं और इसको समझने की कोशिश करूं तो इट्स अ ह्यूज नंबर। यस सर, 1 in 31। इस पॉपुलेशन को अगर मैं कैलकुलेटर पे इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखना चाहूं तो मुझे लगता है कि एक रेगुलर कैलकुलेटर के 0 वाली डिजिट्स कम पड़ जाएंगी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। जी।
बात ये आती है कि अगर ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है या इतना हाई इसका प्रेवलेंस रेट है, तो इसके बारे में आम जनता या आम समाज में, सोसाइटी में इसके बारे में लोग क्यों नहीं जानते? तो उसका क्या रीजन हो सकता है सर, क्यों नहीं जानते? इसको मैं अगर ये समझने की कोशिश करूं, तो ऑटिज्म के बारे में जो ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसको मैं दो लेवल पर देखूंगा। पहला लेवल तो ये कि पहली बार जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 यानी कि राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में जो ये एक्ट आया, उसमें पहली बार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को डिसेबिलिटी की कैटेगरी में नोटिफाई किया गया। यानी कि ये जो गवर्नमेंट गैजेट है हमारा, उसमें पहली बार ये 2016 में इसको नोटिफाई किया गया। इससे पहले का हमारा एक्ट 1995 का चल रहा था, जिसमें टोटल डिसेबिलिटी 7 थी, जिसमें कि वो ब्लाइंडनेस थी या डेफनेस थी या फिजिकल हैंडीकैप थे, तो उनकी इस तरीके से कैलकुलेट करके 7 डिसेबिलिटीज, यानी कि ऑटिज्म के बारे में कोई जिक्र ही नहीं। 2016 में उन 7 डिसेबिलिटीज को बढ़ाकर 21 डिसेबिलिटीज माना गया और उन 21 के अंदर में एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। अब आगे देखिए कि 2016 में ये नोटिफाइड हुआ, 2017 में ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मुश्किल से 8-9 साल अभी हुए हैं इस बात पर। तो ये टाइम पीरियड एक ट्रांजिशन फेज का है। हाँ, इसके बाद ऐसा नहीं है कि अभी हुआ नहीं। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटीज बन चुकी हैं, इसके ऊपर अवेयरनेस के सारे काम चल रहे हैं, टूल्स डिफाइन किए जा रहे हैं, डिसेबिलिटी के नॉर्म्स तय किए जा रहे हैं, बहुत कुछ होना शुरू हो गया। और फिर भी वो सफिशिएंट है सर? मैं ये कहूंगा कि ये चीजें जो चलती हैं ना, एक स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है। देखो, ब्लेम करना या किसी चीज पे कहना वो मुश्किल होता है। आपको भी पता है कि एक सेंसस तक हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो करने में कितना टाइम लगता है। काम तो हो रहा है। अब मैं इसमें इतना मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के ऊपर इसमें कोई ब्लेम करूं कि क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। मैं तो ये समझता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं अपने रोल में, उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। लेकिन यस, स्पीड स्लो है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये अभी इसके ऊपर डेवलपमेंट होनी शुरू हुई है, आगे वाले 5-7 साल में इसमें बहुत तेजी नजर आने की पूरी संभावना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें ना अभी तक कोई मास अवेयरनेस कैंपेन चली नहीं। आप ये देखिए कि अगर मैं पुरानी कैंपेन्स की अगर बात करूं, तो पोलियो के ऊपर जब 2 बूंद जिंदगी की जब बोली गई, तो उस कैंपेन से कितना असर हुआ, अवेयरनेस आई ना। फिर आप देखिए कि पहले जब हम थिएटर में जाते थे, तो कोई भी वो मूवी देखने से पहले एक आता था कि वो 15 दिन से अगर खांसी है, बुखार है, तो आप एक बार टीबी की जांच जरूर करवाएं, बलगम जांच कराएं, हो सकता है ये टीबी हो। आजकल आप देखते हैं तो कैंसर के लिए पहले से एक वीडियो की छोटी सी चलती है कि ये टोबैको के यूज की वजह से हो रहा है। तो मास कैंपेन्स चल रही है ना। HIV की मास कैंपेन आप सबको पता है, एड्स के बारे में कितनी अवेयरनेस हुई। बिल्कुल। ऑटिज्म की अभी तक कोई मास अवेयरनेस कैंपेन नहीं हुई। इसलिए ये सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि काफी अवेयरनेस चल रही है, जो यस, अब रील्स आ रही है जिनके को हमें पता है। लेकिन अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज में समझाना चाहिए कि ऑटिज्म है क्या, तो वो पहले आप हमें समझाएं। बिल्कुल। अगर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो बाय बर्थ होती है। ओके सर। लेकिन इसका पता चलता है तकरीबन 1.5 से 3 साल की एज के बीच में। ठीक है। कई बार ऐसा पैटर्न देखा गया कि कुछ बच्चे 1.5 साल की एज तक नॉर्मल प्रोग्रेस कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, लेकिन 1.5 साल की एज के आसपास उनमें कुछ रिग्रेशन देखा गया। कुछ मीनिंगफुल शब्द जो वो बोलते थे, उन्होंने वो बोलना बंद कर दिया। तो वहां उस एज में जाकर बहुत क्लियरली इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं कि बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हो सकता है। ठीक है सर। पहचाने कैसे में इसकी 3 कैटेगरीज हैं, इसको जो समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, कम्युनिकेशन डेफिसिट। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर जो बच्चे होते हैं, वो अपने उम्र मुताबिक या तो उनके पास शब्द नहीं होते, और अगर शब्द होते भी हैं तो उनको प्रॉपरली वो कम्युनिकेट नहीं करते। ठीक है। सिर्फ मीनिंगफुल बात करते हैं या वन वर्ड बात करते हैं, समझते सब कुछ हैं लेकिन बोलचाल प्रॉपर नहीं करते। दूसरा, सोशलाइजेशन डेफिसिट, मिक्सअप नहीं होते। जैसे उनकी उम्र के बाकी बच्चे दूसरे बच्चों के बीच में एक पीयर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं या कोऑपरेटिव प्ले करते हैं या मिक्सअप होते हैं, वैसे मिक्सअप नहीं होते बड़ों के साथ और बच्चों के साथ। तीसरी चीज, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर। कोई भी कुछ अलग तरीके के व्यवहार हो सकते हैं, जिसमें से कई सेंसरी इश्यूज होते हैं। कई बच्चे जरा सी आवाज के ऊपर कान पर हाथ रख लेते हैं, कोई बच्चे कुछ चीजों को स्मेल करते रहते हैं, कई बार वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने पर हैंड फ्लैपिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारी टो वॉकिंग करते हैं, यानी कि एड़ी उठाकर चलना, या चीजों को लाइन में लगाते रहना, या आंखों के कॉर्नर से देखना। बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होते हैं। ये सारे बिहेवियर एक ही बच्चे में सारे नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है। सो स्पेक्ट्रम का मतलब है वेरिएबिलिटी, यानी एग्जैक्टली कि 1 to 100, यस, कि एग्जैक्टली ये जो सिम्टम्स हैं ये अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरीके से नजर आते हैं। ठीक है।
लेकिन 3 चीजों का होना एज अ पैटर्न बहुत जरूरी है इसको हमें डायग्नोसिस बनाने के लिए। सबसे पहला कम्युनिकेशन, दूसरा सोशलाइजेशन, तीसरा स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर। ये 3 चीजें अगर किसी एक बच्चे में एज अ पैटर्न नजर आ रहे हैं तब हम बोलेंगे कि बच्चा सस्पेक्टेड हो सकता है। और कॉमनली प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा अगर 1.5 साल तक बोल नहीं रहा, किसी का बच्चा साल में बोल रहा है, किसी का 1.5 साल में बोल रहा है, किसी का 2 साल तक नहीं बोल रहा, तो ज्यादातर हम सोसाइटी में यही कहते हैं कि हर एक का अपना अपना टाइम ना, तो वो भी बोल पड़े। ये कॉमनली भी हो सकता है जी, ये डिफरेंस होए। नहीं, बिल्कुल इसमें खाली ना बोलना ऑटिज्म नहीं है, पहले तो आप ये समझे। ठीक। और ये वैसे भी हम ये बहुत बार सुनते आए हैं कि ये कोई बात नहीं जी, वो बच्चे का फलाने का बच्चा 3 साल में बोला था, उसका तो 4 साल में बोला था, ये तो भी 2.5 साल का है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। या फिर किसी का बच्चा स्कूल गया उसके बाद वो उसके बाद बोला। कई बार तो ये भी कहते हैं इसके पापा भी लेट बोले थे, आप इतनी टेंशन मत करो। कई बार तो बोलते हैं ये लड़का है, लड़के देर से बोलते हैं, तंदुआ चेक करवा लो, स्कूल ना भिजवा लो, इसके साथ सिर खपाई बड़ा हो, बोल पड़ेगा, क्यों टेंशन ले लो। इसलिए का कॉमन मिथ है ना जी, नानके से बादाम ले लो तो एग्जैक्टली कि वो बादाम खिला दो कुछ इस तरीके से। ये बिल्कुल सही है, कौवे का जूठा खिला दो, ऐसे बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं। ये सारी बातें ना सही हैं अगर प्रॉब्लम सिर्फ स्पीच में हो, स्पीच में तो हो सकता है कि कई बच्चे लेट बोलते हैं। ठीक है। ऑटिज्म खाली स्पीच का डिले होना नहीं है, यहाँ 3 चीजों का पैटर्न होना चाहिए। अगर मेरा बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर सस्पेक्टेड है तो वो खाली स्पीच पे नहीं शो करेगा सिम्टम्स, उसके वो पॉइंटिंग भी नहीं होगी। वहां आप एक पैटर्न देखेंगे, बच्चे पॉइंट नहीं करते, वो हाथ को ड्रैग करते हैं। उनसे चीज पूछे तो ऐसे पॉइंट नहीं करेंगे, तो इवन वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल भी नहीं। अच्छा, ऑटिज्म वाला बच्चा दोनों में नहीं, काफी मतलब स्पेक्ट्रम है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट जनरली ऐसा देखा गया है कि उनकी स्पीच डिले के साथ साथ पॉइंटिंग भी नहीं होती है। ठीक है। वो सोशलाइजेशन भी नहीं कर रहे होते हैं। अब जिसकी खाली स्पीच की डिले होती है वो बच्चे आपस में बहुत मिक्सअप होकर खेलते हैं। और कई बार तो वो बच्चे आप देखेंगे जिनकी स्पीड डिले होती है वो आ ऊ करके भी बहुत सारे इशारों से बात कर सकते हैं, और उनमें किसी भी तरीके का कोई खास सेंसरी पैटर्न देखने में नहीं बचे हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे में स्पीच के साथ साथ अगर ये चीजों में भी अगर कोई डेफिसिट हमें नजर आ रहा है या ऐसा कोई पैटर्न नजर आ रहा है तो फिर ये स्पीच डिले नहीं है, ये हो सकता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। अब यहाँ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। वो कैसे कर सकते हैं? इसी तरीके से अगर हमें लग रहा है कि 1.5, 2, 2.5 साल की उम्र में अगर मेरा बच्चा प्रॉपरली बोल नहीं रहा है और उसमें ये सारे डेफिसिट भी नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका ये प्रोफेशनल ओपिनियन जरूर ले लेना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ टाइम वेटेड इज टाइम वेस्टेड। तो हमें इसके ऊपर की मानसिक साइड यही होता है ना जी, नहीं हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पता नहीं क्या बोल देगा, तो पहले डर जाते हैं। स्वाभाविक है, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा नेचुरल है किसी भी पेरेंट को ये चीज होना कि मेरे बच्चे को स्पेशल नीड है, ये एक्सेप्ट करना या ये मतलब उस तरीके से सोचना नहीं अपने आप में बहुत घबराहट वाला। सो मैं उन इमोशंस की, उन थॉट्स की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक तरीके का हम अपने आप में डिनायल में चले जाते हैं, ये 2, 4, 6 महीने तक तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अगर हमारा डिनायल जाता है तो मुझे लगता है कि वो बच्चे का और परिवार का दोनों का नुकसान होता है। फिर चाहे वो कितना ही हमें हार्ड क्यों ना लगाओ, हमें लगता है कि इसे बहुत ज्यादा नहीं डालना चाहिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि नहीं है, हमें जल्दी नहीं करनी, हमें बच्चे को लेबल, मैं एज ए प्रोफेशनल भी नहीं कहूंगा कि बच्चे को जल्दी लेबल कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ रही है तो प्रोफेशनल ओपिनियन ले लेते हैं और अर्ली इंटरवेंशन करके बहुत सारी चीजें तो वैसे ही कवर अप हो जाती हैं। तो अगर पहले आपके पास कोई बच्चा आता है तो उसको आप पहले कितनी देर लगाते हो कि हाँ भाई इसको जांच जब कर रहे हो क्या ये ऑटिज्म वाला बच्चा है या नहीं है, या थोड़ा डिले भी करते हो? जैसे आपने कहा कि एकदम से आप लेबल नहीं करना चाहते ना जी, वो कितना टाइम आप तकरीबन लेते हो उस चीज के लिए, या क्या आप कौन से सिम्टम्स फाइंड आउट करते हो उसमें? मैं अगर अपनी ही प्रैक्टिस की बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि जब बच्चा मेरे पास आता है तो पहले हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर बच्चे को प्ले एरिया में भेजते हैं, उसके प्ले एरिया में ऑब्जर्वेशन देखते हैं, फिर हम पेरेंट्स से एक डिटेल्ड केस हिस्ट्री लेते हैं, फिर उन चीज़ों को हम समझकर देखने की कोशिश करते हैं कि कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। अगर पैटर्न बन रहा है तो इसके और क्या रीज़न हो सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं था सोशलाइजेशन का मौका नहीं मिला, कहीं ऐसा तो नहीं था पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, बच्चे के ऊपर ज़्यादा कोई इंटरेक्शन या स्ट्रक्चर्ड एक्सपोजर नहीं हुआ। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। उन सबको जमा घटा करके पहले हम ये देखेंगे कि बच्चे को बेनिफिट ऑफ डाउट में क्या दे सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि आते ही बच्चे को पहले लेवल कर, पहले हम ये वाले फैक्टर्स को रूल आउट, रूल इन कर लें और फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें और 2, 4, 6 महीने में चेक कर लें। अगर मेरा बच्चा उन सब चीजों से निकल जाता है, जैसे ही हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में थेरेपी देते हैं या स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस के हिसाब से पेरेंट्स काम करते हैं, अगर मेरा बच्चा 2, 4, 6 महीने में ठीक हो गया तो खत्म हो गई बात। हमें डायग्नोसिस के लिए जल्दी करनी ही क्यों है, लेकिन इंटरवेंशन लिए करनी है।
वैसे ऑटिज्म लाइफ लॉन्ग है? देखिए, अगर मैं सीधी-सीधी बात करूँ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यही कहती है कि किसी भी तरीके का न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है। लेकिन इसके अंदर एक अलग से एक होप है, जिसमें कि मैं बिल्कुल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत सारे जर्नल्स में पब्लिश्ड ये स्टेटमेंट को कोट करना चाहूँगा, जो ये कहते हैं कि अगर ये न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन जल्दी पकड़ी जाती है, उसको सही मैनेजमेंट मिल जाती है, पेरेंट्स की सही इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो इनमें से कुछ बच्चे आउट ऑफ स्पेक्ट्रम भी हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है ना कि अगर वो 5 नंबर से लेके 100 में किस कैटेगरी में आ। यही मैं बताना चाह रहा था कि ये जो एक चीज है ना, इसी स्टेटमेंट में थोड़ी सी हमारी नाउम्मीदी भी है और बहुत बड़ी उम्मीद भी है। नाउम्मीदी ये कि वो ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चे बाहर आ गए, यानी कि सब बच्चे नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी उम्मीद ये आती है कि उन कुछ में मेरा बच्चा क्यों हो सकता है। सो एक स्ट्रक्चर तो फॉलो करूँ, क्या पता हम वो चीज में मेरे बच्चे की प्रॉब्लम अभी कम है, या उसकी अभी तो एज भी छोटी है, अभी तो उसके ऊपर काफी फर्क आ जाएगा। सो उसको अगर सही थेरेपी मिल जाए, सही मैनेजमेंट मिल जाए, सही पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बीच में मिल जाए, तो उनमें से कुछ बच्चे आउट ऑफ स्पेक्ट्रम हो सकते हैं। ठीक है। और सर ये पहले जब हम स्पेक्ट्रम के नंबर की बात करें 1 to 100, जी, हमारे पास आईक्यू का भी नंबर होता है। आर दीज थिंग्स कनेक्टेड, ऑटिज्म एंड आईक्यू? यस, मैं कह सकता हूँ कि इसका इंटरप्ले होता है, लेकिन आईक्यू एंड ऑटिज्म ये बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। ठीक है। इंटरप्ले इसी हो सकता है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। पहले तो हम ये समझें कि आईक्यू और ऑटिज्म में डिफरेंस है। जी। आईक्यू का मतलब समझ, बुद्धि। मेरी कितनी समझ है, मेरी उम्र अगर आज मान लीजिए 3 साल 8 महीने का मैं हूं, तो क्या मेरी जो समझ या जो मेरी फंक्शनिंग जो इस समय जो एज है, वो 3 साल 8 महीने के बच्चे जितनी है, या वो पीछे जा रही है? क्या ये 2 साल 10 महीने जितनी आ रही है, या 1 साल 6 महीने जितनी आ रही है? कितनी? जितनी मेरी परफॉर्मेंस और जितनी मेरी समझ अपनी एक्चुअल उम्र से पीछे जा रही है, वो आईक्यू डेफिसिट है। ठीक है। उसे हम बोलेंगे आईक्यू की प्रॉब्लम है। ठीक है। लेकिन ऑटिज्म का आईक्यू से इससे कोई रिलेशन नहीं। ठीक है। ऑटिज्म अपने आप में एक सेपरेट कंडीशन, जिसमें मैंने आपसे बताया 3 चीजें: प्रॉपर बोलचाल नहीं, प्रॉपर मेल जोल नहीं, और कुछ अलग तरीके का व्यवहार। ठीक है। ये 3 चीजें ऑटिज्म। बट यस, इनमें इंटरप्ले इस तरीके से है कि अगर किसी बच्चे में ऑटिज्म का जो स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम की जो हम बात कर रहे हैं, किसी बच्चे में जितना कम ऑटिज्म का स्कोर होगा और जितना हाई आईक्यू होगा, उतनी प्रॉब्लम कम मानी जाए। ओके, कंपैरेटिवली। एंड वाइस वर्सा, अगर ऑटिज्म का स्कोर बहुत ज्यादा है और आईक्यू का स्कोर बहुत डाउन है, तो उतनी प्रॉब्लम बड़ी मानी। तो ये इंटरप्ले हम इस एंगल से कह सकते हैं, लेकिन आईक्यू अलग है, ऑटिज्म अलग है। ऑटिज्म हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, स्लो प्रोग्रेस ऑफ द ब्रेन। ये नहीं है, वो बिल्कुल अलग चीज है। स्लो प्रोग्रेस ऑफ ब्रेन मुझे नहीं लगता कि ये एक राइट वर्ड होगा। ओके। क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन का मतलब ये है कि जब ब्रेन अर्ली स्टेजेस के अंदर डेवलप हो रहा है जी। तो उसकी वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। यानी कि सर्किटिंग, जैसे हम अगर आम भाषा में समझना चाहें तो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, जी। वो आपस में जुड़ के सर्किट्स बनाते हैं। हाँ। तो वहां जो पाथवेज बन रहे हैं उनमें कुछ फॉल्ट है। हालांकि इसका भी बहुत क्लियर कट हमारे पास कोई फ्रेमवर्क या ऐसा कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है कि हम एमआरआई में देख लें या हम किसी और ऐसी टेक्निक में देख लें कि हमें वो फ्रेमवर्क पता चल जाए। ये नहीं है, ये जस्ट एक तरीके का थ्योरेटिकल हम इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि जो न्यूरल वायरिंग है उसके पाथवे में कुछ प्रॉब्लम, जिससे कि हमारे बच्चे वो प्रॉपरली कम्युनिकेट या सोशलाइज नहीं कर पा रहे। अच्छा, कई बच्चे जैसे वैसे सोशलाइज नहीं कर पा रहे हो, हम उनको इस कैटेगरी में नहीं खाते ना। वो उनका टेम्परामेंट हो सकता है। कई बच्चे बहुत ज्यादा घुलने मिलने वाले होते हैं, कई बच्चे थोड़े ज्यादा शाई होते हैं। सो हर चीज अलग है। जैसे मैंने कहा कि खाली स्पीच अपने आप में ऑटिज्म नहीं है, जो ऐसे ही खाली लैक ऑफ सोशलाइजेशन अपने आप में ऑटिज्म नहीं है। ठीक है। सो ये बहुत सारे, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर अलग चीज है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर अलग चीज है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। ये जो तीन चीजें आपने बताई, यही रेड फ्लैग्स हैं या इनके अलावा भी और कोई रेड फ्लैग्स हो सकते हैं? नहीं, ये तो हो गई डोमेन्स। ये तो डोमेन्स हो गए। ठीक है। रेड फ्लैग्स का मतलब तो यही हो गया कि कौन से अर्ली साइंस हैं जी। जिनसे हमें पता चले। जी। तो अर्ली साइंस तो यही हो गया कि मेरा बच्चा प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, ओके, या वो मेरे साथ बात नहीं कर रहा, या मेरे नाम से, मैं उसको जब नाम से बुलाता हूँ तो वो पलट के नहीं देख रहा, मैं उसको देख रहा हूँ वो एड़ी उठाकर भी चल रहा है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हो जाएंगी जो रेड फ्लैग्स माने जाए। पर अब एडी उठा के अगर नहीं चल रहा, वो टोज
प्रोवोकिंग हो रहा है, यस, तो वो हाइपर एक्टिव भी हो सकता है। हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल अलग चीज है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब हो गया कि एनर्जी ज्यादा है, जंपिंग ज्यादा है। तो तभी मैंने एक आपसे ये कहा कि हमें कोई भी एक सिम्टम नहीं, हाँ, ऑटिज्म नहीं है, ठीक है। ये सभी सिम्टम्स सभी बच्चों में नजर आ सकते हैं, लेकिन किसी में कोई सिम्टम्स, किसी में कोई सिम्टम्स, किसी में कोई। अगर एक ही बच्चे में एज अ पैटर्न आ रहा है तो सस्पेक्ट। सर जैसे पहले आपने बताया कि कई बच्चे जो है पॉइंटिंग करके बता देते हैं अगर वो बोल नहीं रहे, उनमें स्पीच डिले हो रहा है लेकिन पॉइंटिंग पे बताते हैं। अब ऑटिज्म में ये चीज़ नहीं हो सकती, अच्छा, आमतौर पर आमतौर पर नहीं हो सकती। होने को हो सकती है, इन जनरली। स्पीच रिग्रेशन क्या है? स्पीच रिग्रेशन एक ऐसी चीज रिपोर्ट की जाती है जब बहुत सारे पेरेंट्स हमें ये कहते हैं कि मेरा बच्चा पहले बोलता था, अचानक उसने बोलना बंद कर दिया। ये कई बार, सब बच्चों में नहीं, लेकिन कई बार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के कुछ बच्चों में ये पैटर्न देखा गया। ठीक है। 1.5-2 साल की एज के आसपास एक स्पीच रिग्रेशन रिपोर्ट होता है। ठीक है। बहुत ज्यादा इसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो अभी नहीं है, हालांकि हैं कि किस तरीके से साइनेप्टिक प्रूनिंग वगैरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बहुत टेक्निकल उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाऊंगा, सिम्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं। स्पीच रिग्रेशन का मतलब था कि पहले बच्चे को बुलाते थे, आई कांटेक्ट करता था, नेम रिस्पॉन्स कर रहा था, मम्मा पापा एक एक दो दो शब्द उसने मीनिंगफुली बोलने शुरू भी कर दिए थे। लेकिन अचानक एक टाइम आया जिसमें हमने देखा कि वो रिग्रेस करता चला जा रहा है और उसने वो सब चीजें करनी बंद कर दी हैं जो वो पहले कर रहा था, और अब उसके सीखने का पैटर्न कुछ चेंज हो गया है। ठीक। ये एज जनरली देखी गई है कि 1.5 से 2-2.25 साल के अंदर अंदर हम लोग जनरली देखते हैं। इसको स्पीच रिग्रेशन बोलते हैं। ये एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हो सकता है ऑटिज्म का, जिसमें कि बच्चा अब एक अचानक, हाँ, इसमें कई बार हमें पेरेंट्स ये अपना कोरिलेट करते हैं, कई बार वो किसी गिल्ट ट्रैप में भी एक तरीके से चले जाते हैं। वो कहते हैं जी उस समय हमने हमने शिफ्ट कर लिया था, हम बच्चे को वहाँ ले गए थे, या बच्चा उस समय बुखार में आ गया था, या बच्चे को हमने कोई हमारे घर में कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई थी उसके बाद से बच्चा चुप हो गया, या हमने इसको एक दवाई दी थी उसके बाद से हो गया, या हमने कोई वैक्सीन दिया था उसके बाद से हो गया। वो ना बाद में एक तरीके से कोरिलेट करते हैं। किसी भी चीज का इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये क्योंकि ऑलरेडी ना इट वाज, शायद मैं यही बोलूंगा, इट वाज डेस्टाइन्ड, ये होना ही था। लेकिन वो उस टाइम के ऊपर आप कोरिलेट कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे, तो वो जस्ट हम कुछ हाइपोथेटिकेशंस बना लेते हैं, लेकिन किसी बिना खास ऐसे क्लियर कारण के भी स्पीच रिग्रेशन कई बार देखा जाता है कुछ। सर एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसा हुआ हो सकता है कि बच्चे को इसका असर पड़ता हो बाद में? ऑटिज्म के अवेयरनेस की अगर मैं एक रिबन की बात करूं, जैसे होता है ना यहाँ पर एक रिबन लगाते हैं अवेयरनेस के लिए, जैसे येलो कलर शायद सुसाइड प्रिवेंशन पे ये कलर का रिबन लगता है, पर्पल कलर एपिलेप्सी को बताने के लिए करता है, ऐसे ही एक ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऑटिज्म अवेयरनेस के रिबन के ऊपर पजल बना हुआ है। ओके। वो पूरा मल्टी कलर पजल बना हुआ है क्या मैं अभी कि हमें कुछ नहीं पता, मतलब इट्स अ बिग मिस्ट्री। ऑटिज्म क्यों हो रहा है, इसकी श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट क्या है, इसको किस तरीके से हम इसकी ट्रेजेक्टरी जाएगी, कुछ नहीं, कुछ ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके ऊपर बहुत अभी काम चल रहा है। बट अभी तक इसका ऑटिज्म अवेयरनेस रिबन के ऊपर जब वो क्विज बनाया तो वो अपने आप में आंसर है, यानी कि हमारे पास इसके सीधे सीधे कोई आंसर नहीं है साइंस के पास। जेनेटिकल लोडिंग मानी गई है कि कुछ हो सकता है, कोई तो जीन्स म्यूटेशन, कोई तो एनवायरमेंटल फैक्टर, किसी चीज से तो ये ट्रिगर हुआ है जी। लेकिन ये 100% अभी तक साबित नहीं हो पाया कि कौन से जीन से, कौन सी म्यूटेशन से, किस से। जब ये कार्य है पे पेरेंट्स बिल्कुल ठीक है तो यस, तो ये पता नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सा जीन म्यूटेट कर गया, किस तरीके से ये चेंजेस आए, अभी तक हम उसकी तह तक नहीं पहुंच पाए हैं। जेनेटिक लोडिंग इसलिए देखी गई है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे जो ट्विंस थे दोनों को हुआ, अच्छा। कई बार सेकंड बेबी को भी हुआ, तो ये भी है। नहीं बात सही क्या, लेकिन सेकंड बेबी को हुआ। सेकंड बेबी को हुआ, या कई पहले को था तो दूसरे को हो गया, ओके। दूसरे को भी हो गया। तो इसके अंदर ना, लेकिन इसमें भी सारे अलग अलग तरह के केसेस हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस हैं जहाँ ट्विंस हैं, एक को हुआ एक को नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे हैं कि पहले बच्चे में हुआ दूसरे में नहीं हुआ। हर तरीके की इसमें है। तो कई बार मैंने खुद इसको समझने की कोशिश की है, तो वहां पर कहीं पर भी ये जेनेटिक काउंसलिंग में एक वर्ड आता है कि 20-25-30% चांसेस होते हैं दूसरे बेबी में भी इसके होने के। लेकिन वो 20-25-30% चांसेस में हमें ये नहीं पता कि दूसरा बेबी जो आ रहा है
वो 70-80 वाले कैटेगरी में आएगा, ये 20-30 वाली कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसको पहले से जांच करने का कोई तरीका नहीं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी हम ये चेक करके बता दें कि ये बच्चे को ऑटिज्म होगा या नहीं होगा नेक्स्ट बेबी को, ये अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया। बट जेनेटिक लोडिंग मानी गई है, लेकिन अभी तक प्रॉपरली इसके बारे में पूरी पर अगर जेनेटिक लोडिंग है तो कई बार ये होता है कि पूरी फैमिली चाहे नाम के हैं या दाव के, दोनों में कहीं पे भी ऐसा केस नहीं है, फिर भी बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, यस, तो उसका रीजन क्या हो? वही हमने कहा कि पता ही नहीं, अभी तक कोई वर्जन करेक्ट पता ही नहीं चला। अभी जस्ट थ्योरीज रिसर्चेस चल रही हैं, उसमें से एक फाइंडिंग ये भी है। ठीक, तो अभी तक वो जीन्स वो चीज अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं कि ये किसकी वजह से। ठीक है, अभी सर आप बात कर रहे थे टॉकिंग या हैंड फ्लैपिंग की, तो ये सिर्फ बिहेवियर इशू है या नहीं प्रॉपर ही ये कह सकते हैं कि इसमें ही प्रॉब्लम है? ज्यादातर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे ये देखा गया है कि ये जो बच्चे इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं उसका कहीं ना कहीं सेंसरी रीजन होता है। ये बच्चों की एक सेल्फ रेगुलेशन वो है, जब बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं या बहुत ज्यादा इरिटेटेड होते हैं तो वो हैंड फ्लैपिंग करते हैं, तो वो यहाँ से कुछ अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये सेंसरी इशू माने जाते हैं। कई बार टो वॉकिंग वो देखना पड़ेगा हर बच्चे में, जैसे मैंने बताया अलग है। क्या किसी तरीके से कोई फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना पहले चेक कर लें कि कहीं कोई मसल्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे बच्चा एडी उठाकर चल रहा है। अगर वो नहीं है तो फिर सेंसरी इशू हो सकता है, सेंसरी के ऊपर भी उसके काम किया जाता है। तो इसके लिए स्पेशलाइज फील्ड आती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसे हम ओटी कहते हैं। उसमें इसी तरीके की प्रोफाइलिंग करके समझने की कोशिश की जाती है कि बच्चे इस तरीके के बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। फिर इसको प्रॉपरली इंटीग्रेशन ऑफ थेरेपी यूज किया जाता है, जिसमें बिहेवियर थेरेपी भी यूज की जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी यूज की जाती है। पेरेंट्स को भी गाइड किया जाता है कि किस तरीके से ये करके क्या करना है। हर बच्चे के लिए ये प्रोटोकॉल अलग बच्चे की जरूरत है। और सर आजकल ना स्टबल बिहेवियर की गरीब रहो, तो अगर स्टबल बिहेवियर करें तो उसको भी हम इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं? स्टबर्न बिहेवियर तो हमारे किसी के बच्चे में होता है। हाँ, और अगर मैं यहाँ पर ये बात करूं तो ज्यादातर जब मैं अपने बच्चों की प्रोफाइलिंग कर रहा होता हूँ तो कई बार बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस बिहेवियर, बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्राइम, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं जो कई बार तो लगता है कि ये सेंसरी इशू हो सकता है, मेल्ट डाउन हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो रादर ये भी बोलूंगा, हालांकि नॉट टू बी कोटेड, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस में बोलूँ 60-70-80% चांसेस ये सिर्फ बिहेवियर के होते हैं। ना ये आईक्यू की प्रॉब्लम है, ना ये ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, ये बिहेवियर का इशू है। और वो बिहेवियर जाने अनजाने में पेरेंटिंग से बन जाता है। तो मैं तो कई बार हंसकर कहता हूँ कि ये जिस तरीके का बिहेवियर अभी ये बच्चा शो कर रहा है, इसमें मुझे बच्चे की कोई थेरेपी नहीं करनी है, मुझे पेरेंट्स की ट्रेनिंग देनी है। तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत सारे बिहेवियर जाने अनजाने। तो सर फिर आप पेरेंट्स को क्या ट्रेनिंग देते हो? 100% मैं समझता हूँ, मैंने तो बल्कि एक पेट कोट API बनाया है कि पेरेंट्स आर द रियल थेरेपिस्ट्स, वी प्रोफेशनल्स आर जस्ट द फैसिलिटेटर्स। मेरा ये मानना है कि ऑटिज्म मैनेजमेंट के अंदर 80% रोल पेरेंट्स है, ठीक है, और सिर्फ 20% हम लोगों, जबकि ये उल्टा हो गया आज की डेट में। हम 80% थेरेपिस्ट के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, पेरेंट्स को एजुकेशन नहीं हो रही है। तो थेरेपी कोई ऐसी तो है नहीं कि मुंह में कोई दवाई डालेंगे तो सारा दिन चलती रहेगी। 1-1.5 घंटे की थेरेपी रोज होती है। मैक्सिमम समय बच्चा किसके साथ है? पेरेंट्स से। अगर हम पेरेंट्स को ही एजुकेट नहीं करेंगे, अगर पेरेंट्स को ही ट्रेन नहीं करेंगे, तो फिर वो थेरेपी का तो कोई असर आना ही नहीं है। थेरेपी तो एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। वो सिस्टम, वो प्रोसेस मुझे लगता है पेरेंट्स को ट्रेन कर देना चाहिए, जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स को ही इन्वॉल्व कीजिए हर स्टेप। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सर ये हम कह सकते हैं हमारे जो सोसाइटल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग और बच्चे को पीछे कोई देखने वाला नहीं है, तो इसकी वजह से भी बच्चे में चेंजेस आ सकते हैं 1.5-2 साल में, कि अगर उसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा, हम कह सकते हैं कि उसकी वजह से भी उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। देखिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का रोल हो सकता है, लेकिन मैं ये बोलूं कि जस्ट इस कारण से बच्चे में ऑटिज्म हो गया, ये तो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि जस्ट नेग्लेक्ट करने से या बच्चे को केयर ना देने से ऑटिज्म हो जाएगा, ऐसा तो मैं थ्योरी के हिसाब से या साइंटिफिक नहीं समझ पाता। हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एक फैक्टर काउंट जरूर होगा, इससे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बच्चे या बढ़ सकती है, अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो बढ़ सकती है। यस, वियरल इश्यूज हो सकते हैं। उसमें हम क्योंकि इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, तो बच्चे को प्रॉपर हम सोशलाइजेशन का एक्सपोजर ही नहीं दे पाए हैं, या अकेले रहने की वजह से बच्चा टीवी मोबाइल स्क्रीन पे ज्यादा चला गया है, इसलिए उसका कम्युनिकेशन डेफिसिट हो गया, क्योंकि उसने इंटरेक्शन नहीं किया, इसलिए उसकी स्पीच नहीं है। तो ये चीजें अगर तो इस फैक्टर की वजह से है, तो फिर ये बहुत जल्दी रिकवरेबल है। ठीक है, जैसे ही मेरा ये मानना है कि अगर ये चीज एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एनवायरमेंटल फैक्टर,
तो फिर तो जैसे ही हम 2 4 6 महीने काम करेंगे और उन चीजों को हम कॉम्पनसेट कर देंगे, प्रॉपर थेरेप्यूटिक ट्रेनिंग दे देंगे, प्रॉपर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बीच में डाल देंगे, तो मैं समझता हूँ 2 4 6 महीने के अंदर अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नजर आनी चाहिए। ठीक है। अगर ये टिपिकल ऑटिज्म है तो फिर ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता और सर अगर स्टबर्न बिहेवियर की हम जब बात कर रहे थे, पेरेंट्स ऐसे क्या चेंजेस खुद में लेकर आ सकते हैं कि बच्चा जो है उसमें चेंजेस आए? बच्चा जो इतना स्टबर्न आ रहा है। है। देखिए, स्टबन बिहेवियर इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑटिस्टिक जी किड्स, इन कुड बी इन जनरल एज वेल, बिल्कुल। बिहेवियर बनते कैसे? मैंने मतलब बच्चे ने मुझसे कोई एक चीज मांगी जी। और मैंने नहीं दी और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा अच्छा पकड़। तो अब बच्चे का ब्रेन तो भी डेवलप हो रहा है, उसको थोड़ी ना चीजें समझ है। उसको एक चीज समझ आ गई कि अगर मैं ऐसे शोर मचाता हूं तो मेरी डिमांड जल्दी पूरी हो जाएगी। तो अब वो क्या होता है, वो शुरू ही शोर मचाने से होता है, इमीडिएटली टेम्पर टेंट्रम्स। अब यही चीज क्या होती है, हमने पेरेंट को समझा दिया कि आप ऐसे मत कीजिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मत कीजिए, इसमें टाइम लीजिए या इसको समझिए। तो कह रहे हैं ओके ओके। तो वो क्या होता है कि बच्चे ने चीज मांगी, पेरेंट ने नहीं दी, नहीं। वो थोड़ा और रोया, पेरेंट ने नहीं दी क्योंकि वो सिखाया हुआ था हमने उनको, वो और रोया, पेरेंट ने दे दी, झाया पकड़। तो अब क्या हुआ, अब ब्रेन क्या डेवलप हो गया, मैं ज्यादा रोऊंगा तब चीजें तू ये चीजें। तो जाने अनजाने में हम उसको ट्रेन कर देते हैं बिहेवियर, अगर ये खाली हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं। सो इसके लिए प्रॉपर बिहेवियर थेरेपी या कई बार तो हम एबीए बोलते हैं, सो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस करके एक टेक्निक है, और बिहेवियरिज्म के अंदर ही आती है, बिहेवियर थेरेपी का ही वो पार्ट है। उसमें यही समझाया जाता है कि किस तरीके से किसी भी बच्चे के स्टबन बिहेवियर को हमें एड्रेस कर। जी। क्योंकि अगर स्टबन बिहेवियर लर्नड है तो बिहेवियरल साइंस ये कहती है कि ऑल बिहेवियर्स आर लर्नड एंड ऑल लर्नड बिहेवियर्स कैन बी अनलर्नड। ओके। यानी कि बिहेवियर हमेशा बनाए जाते हैं और बने हुए बिहेवियर तोड़े भी जा सकते। सो ये सबसे बड़ी होप है। तो स्टबन बिहेवियर चाहे कितना भी आगे क्यों ना पहुंच जाए, उसको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको वापस भी नॉर्मलाइज कर सकते हैं। बट इसमें गाइडेंस मेन जो होती है वो हमारी पेरेंट्स को होती है कि उनको घर पे कैसे एड्रेस किया है। अगर यही स्टबर्न बिहेवियर से बच्चा एडोलसेंस तक पहुंच चुका है, जी तो वो उसकी आदतें पक्की हो चुकी हैं, तो एज यू सेड दैट कैन बी अनलर्न। जी। तो उस चीज से भी अनलर्न किया जा सकता। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मेरे ख्याल मुझे ऐसा लगता है कि एक पेरेंट के एंगल से आप कभी पूछते हैं इस एंगल को, तो ये क्वेश्चन दो तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है। सर्किट्स जो बनते हैं ब्रेन में, हाँ। ये धीरे 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 हार्ड वायर्ड वायर, जितना सर्किट हमारा पक जाएगा उसको तोड़ना उतना ही स्लो। सो ये माना गया है, हालांकि इसकी अगेन नो, हमारी सोसाइटी में कहते हैं कोई ना बड़ा हो जाए समझ जाएगा, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज देयर। सब बच्चे अलग है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन इसको साइंटिफिकली समझिए। स्टार्टिंग में जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो अभी ब्रेन में बहुत सारी प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। जी। अभी ब्रेन बड़ी तेजी से बन रहा है। जैसे 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 आप, मैं, बच्चे, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारा ब्रेन क्रिस्टलाइज्ड होने लग गया। क्रिस्टलाइज मतलब अगर उसको आम भाषा में बोले तो पकने लग गया। सो देखिए, बनते हुए ब्रेन में चेंजेस लाना आसान है बनस्पत के पके हुए ब्रेन में। तो जितनी एज बढ़ती जाएगी, जितने बिहेवियर पक्के होते जाएंगे, उनको करेक्ट करना उतना प्रोसेस स्लो होगा। इसीलिए अगर हम इसको बहुत टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। यस, यही मैं क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे जी, कि आप बोल रहे थे, इसको एक्सप्लेन करें सिंपल टर्म्स में कि बिल्कुल आम आदमी समझ पाए। सिंपल से पहले मैं उसके आपको दो डिफाइन कर देता हूं और उसको फिर सिंपल में कर देते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के दो सिद्धांत है। जी। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, जी। एंड यूज इट और लूज इट। मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी इन दो प्रिंसिपल्स के ऊपर चलती है। तो हमें अपने बच्चे के बिहेवियर को कैसे एड्रेस करना है ये तय कर देते हैं। पहली चीज, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके का मैसेज, जिस तरीके की एक्टिविटी हम बार 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 करेंगे, वो कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग होता है। सो न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। दूसरा है यूज इट और लूज इट। अगर वही बिहेवियर हम री करते रहेंगे तो वो बनता रहेगा, लेकिन अगर हम उस बिहेवियर को छोड़ के दूसरी तरफ अगर हम चीजें करेंगे तो वो यूज नहीं करेंगे, तो वो सर्किट धीरे धीरे लूज होकर टूट जाए। सो दिस इज प्योर साइंस। इसी हम ये कहते हैं कि जब स्टबर्न बिहेवियर को एड्रेस करना है तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं।
आपको बहुत सारी एक्टिविटीज को बचपन के लेवल पर ही चीजों को इग्नोर करना पड़े। अगर इग्नोर करने से नहीं ठीक हो पा रहा है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करना पड़े। इसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद और चीजें देखनी पड़ेंगी कि हम और क्या कर सकते हैं। कोई चेंज द लोकेशन कर दें, बच्चे को कहीं और ले जाएं, कुछ और जैसे कर लें। वो भी नहीं हो पा रहा तो फिर फॉलो द कमांड करके एक प्रिंसिपल आता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो करवा, जो बच्चा मांग रहा है हम करने देंगे, लेकिन उसके बदले में उससे कोई और काम करवाएंगे। बट इट्स अ प्रोसेस। ये यूनिवर्सल रूल नहीं हो सकता। हर बच्चे की सिचुएशन के हिसाब से अलग से इसको डिजाइन करना पड़ेगा। बट थ्योरी है, साइंस है, एंड इट वर्क्स। और बहुत सारे पेरेंट्स कहेंगे किसी की इजियर सेड देन डन। हाँ, तो मैं तो मानता हूं कहना बहुत आसान है। इसमें मैंने कब मना किया? कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन मुश्किल बोला, नामुमकिन नहीं बोला। तो मुश्किल है तो क्या नहीं करेंगे? करना तो पड़ेगा। क्योंकि आसान कहना आसान है, इससे क्या दिक्कत है? मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो बहुत बार बोलता हूं कि मैंने तो सिर्फ मुंह हिलाना है, मैंने तो सिर्फ बोलना है। मैं खुद कह रहा हूं करना मुश्किल है, लेकिन देयर इज अ कॉन्सेप्ट जो मैं हमेशा बोलता हूं, नॉलेज इज कॉन्फिडेंस। तो सर अगर मेरा पता करना मुश्किल है, हाँ जी, तो अगर डॉक्टर ही मेरा बोल रहा है कि करना मुश्किल है, तो पेरेंट्स तो कहेंगे कि हम क्यों करें इसे। डॉक्टर ने ये कहा कि मुश्किल है, डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि नामुमकिन है। और डॉक्टर ने ये भी कहा, जो मैं बार बार बोलता हूं, 1 और 1 11। जी, अगर पेरेंट्स और प्रोफेशनल मिलके सही दिशा में काम करेंगे तो ये 1 और 1 11 हो जाएंगे, यानी कि रिजल्ट एक्सपोनेंशियली जल्दी आएंगे। ना अकेले कई बातों और लेकर, कई बार ना अकेले पेरेंट्स से हो पाता है, ना अकेले प्रोफेशनल से हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों प्रॉपरली मिल जाएं और काम करें तो बहुत केसेस के अंदर सिग्निफिकेंट रिजल्ट आता है। यस, मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर लगाना चाहूंगा, गारंटी कैन नॉट बी गिवन। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अलग है, फैक्टर्स अलग हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अलग अलग हैं। गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं हो सकती। और सर सिस्टम तरह प्री हो जाता है ना, जब कोई बच्चा आपके पास लेकर आ रहा है जी, तो वो चाहेगा कि हाँ भी मेरा बच्चा बिल्कुल गारंटेड ठीक, तभी मैं इस डॉक्टर के पास जाऊंगा। किसी को मैं भी सजेशन ले रहा हूँ कि डॉक्टर अब्दुल नदान को ये बच्चा अपना दिखा के लाओ, तो वो मेरे को कहेगा कि तुम्हारे पॉडकास्ट में तो डॉक्टर ने कहा है कि गारंटी कोई नहीं है, फिर मैं क्यों लेके जाऊंगा फिर। बिल्कुल ठीक बात है। गारंटी क्यों नहीं है ये समझना पड़ेगा। आप एक डॉक्टर के पास गए और उसको अपनी तकलीफ बताई और डॉक्टर ने दवाई दी, और आप बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी उसके पूरा सम्मान करते हुए आप उसको विश्वास के साथ वो दवाई लिया जी, और दवाई लाकर फ्रिज के ऊपर रख दी और खाई ली, तो क्या आप ठीक हो जाएगा? नहीं। डॉक्टर क्या कर सकता है? आपकी बीमारी को, आपकी कंडीशन को सही समझ के सही दवाई दे सकता है, गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि उसके लिए बहुत सारी और चीजें हैं। मैं एक बेसिक लैंग्वेज में ही अगर बात करूं, मेरा गला खराब है बहुत सारा, और मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरे को अच्छी से अच्छी दवाई दे दी और साथ में परहेज के लिए दिया। मैंने दवाई तो खा ली, लेकिन मेरे ये यही है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सो ये ना सिर्फ गारंटी यस या नो नहीं होता, इसको समझना पड़ेगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में अगर मैं ट्रीटमेंट से रादर मैं वर्ड यूज करूंगा मैनेजमेंट। अगर ऑटिज्म मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर थेरेपी सिर्फ एक कंपोनेंट है। इस एक कंपोनेंट से कोई गारंटी नहीं, क्योंकि थेरेपी के साथ साथ पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। आपको स्क्रीन, मोबाइल, इस तरीके के वन वे कम्युनिकेशन के मेथड्स को रोकना जरूरी है। आपको बच्चे की जरूरत मुताबिक उसके मेडिसिनल ओपिनियन की जरूरत हो सकती है, उसको डाइट रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में यूज करके उसकी एनर्जी की चैनलाइजेशन हो सकती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट नहीं कर सकता ये चीज। हम लोग सिर्फ थेरेपीज दे सकते हैं, बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं जितना हम कर पाएंगे, जितनी हमारी कैपेसिटी में होगा। और बेसिकली बच्चे की ट्रेनिंग वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, पेरेंट्स की ट्रेनिंग वर्ड यूज करूंगा, कि पेरेंट्स को इस चीज के लिए ट्रेन करने की कोशिश करूंगा कि इस चीज को घर पे कैसे अप्लाई करना। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये क्योंकि पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने पूछा कि गारंटी नहीं। हम प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? हम प्रोफेशनल्स एक जीपीएस की तरह होते हैं। आप गाड़ी में बैठे, आपने कहा कि मुझे लुधियाना से दिल्ली जाना, आपने वो डाला और जीपीएस ने मैप दिखा दिया। जीपीएस आपको सही रास्ता बताएगा और ये भी बता देगा कि कितनी देर में वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या ये गारंटी है कि आप वहां पहुंच पाएंगे? नहीं, जीपीएस के हाथ में नहीं है। कि आप कैसे गाड़ी चला रहे हो उस पर डिपेंड, ड्राइविंग कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। रास्ते में आपने कोई मोड़ ऐसा ले लिया। अगर आपने मोड़ गलत ले लिया तो जीपीएस फिर आपको बताएगा कि आगे 300 मीटर के बाद कट है, वापस आइए। हम फिर गाइड करेंगे आप, लेकिन हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम सिर्फ बता सकते हैं, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ ट्रेन कर सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते, गारंटी नहीं। अब बात ये आती है कि वो कहते हैं कि अच्छा जी अगर हम ड्राइव कर ही लेते हैं
तो हम दिल्ली पक्का पहुंच जाएंगे। मैं कहता हूं गारंटी तो फिर भी नहीं, क्योंकि गारंटी शब्द बहुत बड़ा है। मेरी गाइडेंस की, आपकी ड्राइविंग की, गारंटी तो तब भी नहीं है कि आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि दूसरे बंदा नहीं बता। क्योंकि पता नहीं है, ईश्वर ना करे, लेकिन पता नहीं है कि रास्ते में क्या क्या फैक्टर्स और क्या क्या बनेंगे। कैसे मैं गारंटी दे दूं कि आप पहुंच ही जाएं? सो गारंटी वर्ड नहीं, मैं सिर्फ कहता हूं सबसे पहले जरूरी है सिंसेरिटी। हम 100% ये गारंटी देंगे कि हमारे जो प्रोफेशनल्स होंगे वो क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। अनक्वालिफाइड पर्सन एक भी नहीं। ये सारी डिग्री के अलग अलग लोग स्पेशलाइज होते हैं। सो मेरी तरफ से जो हो सकता है 100% जो गारंटी हो सकती है वो ये हो सकती है कि मेरे जितनी टीम होगी प्रोफेशनल्स की वो सारी क्वालिफाइड होगी, ठीक है। दूसरी, हम प्योरली साइंटिफिक मेथड से काम करेंगे, ठीक है। तीसरी, हम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। हमारे यहाँ पर ये कोई सिस्टम नहीं है कि आप बाहर बैठ जाइए और बच्चा अंदर ले गए और उसकी थेरेपी चल रही है। मेरे यहाँ पर डे 1 से पेरेंट को थेरेपी में अंदर जाना, ओके। थेरेपिस्ट विच इधर थेरेपी में पेरेंट्स साथ में आ रहे हैं, तो बच्चा बिहेवियर उसका सही हो जाता है या उल्टा और खराब हो जाता है? क्योंकि पेरेंट्स को तो देखेगा वहीं पे, तो वो तो और जिद करेगा। मुझे ये बात याद आती है, कई पेरेंट्स से मैं पूछता हूँ, जब मैं उनसे कहता हूँ ना, ऐसे ही ये सवाल आता है। मैं जब उनको कहता हूँ ना जी, मैं पहले दिन से पेरेंट को अंदर भेजता हूँ ताकि जो थेरेपिस्ट बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं वो पेरेंट्स को साथ बिठाकर काम करवाते हैं, रादर वो पेरेंट्स से काम करवाते हैं। और हम उनको कुछ थ्योरी क्लासेस देकर ये भी सिखाते हैं कि ये काम क्यों करवाया जा रहा है, ताकि पेरेंट्स एजुकेटेड हो, ताकि वो उसको घर पे अप्लाई करें। वो कहते हैं जी, हम कहीं जाते थे, पहले थेरेपी कराते थे, वहां पर वो ये कहते थे, जो आपने अभी सवाल दिया, कि वहां पर वो ये कहते थे जी, हम अंदर नहीं भेज सकते पेरेंट को, क्योंकि पेरेंट को देखकर बच्चा और ज्यादा टेंट्रम शो करता है और वो थेरेपी ढंग से करवाता नहीं। तो मैं कोई बात नहीं, एक अच्छा सा रास्ता देता हूँ, उनको बोलिए जी कर्टन आते हैं, वो जो क्लिनिकल कर्टन होते हैं वो लगा लीजिए और पेरेंट को उसके पीछे बिठा दीजिए। मत पता चलने दीजिए बच्चे को कि पेरेंट अंदर बैठा है। हाँ, इससे पेरेंट्स भी सीख रहे हैं। यस, पेरेंट भी सीख रहे हैं, रादर वो ये चेक कर रहे हैं कि थेरेपिस्ट किस तरीके से बच्चे को कैसे हैंडल कर रहा है। और फिर धीरे धीरे एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बच्चा थोड़े थोड़े दिनों में सेटल हो जाएगा, ये स्टार्टिंग में ही जरूरत है बस, धीरे धीरे कर्टन रिमूव कीजिए और पेरेंट को आगे लेकर आइए। ये प्रॉब्लम सिर्फ तब तक आएगी स्टार्टिंग के कुछ दिनों, जैसे जैसे बच्चा सेटल होने लग जाएगा, फेमिलियर हो जाएगा सिचुएशन के साथ, कंफर्टेबल हो जाएगा, कोई एंजाइटी उसकी कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे पेरेंट्स को साथ में लेकर आइए, रातर बच्चा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा पेरेंट के सामने, और पेरेंट को ये समझ आएगा कि हमें काम किस तरीके से करना, तो वो घर जाकर उसको और अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। सो पेरेंट्स को बीच में इन्वॉल्व करना मस्ट है। अच्छा सर, आप बोल रहे थे स्क्रीन टाइमिंग के बारे में ना, स्क्रीन टाइमिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों की? स्क्रीन के लिए हमें पॉइंट समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम जैसे पुराने जमाने में कहते थे ना, बच्चे को टीवी मत दिखाइए, आंखें खराब हो जाती रहने बच्चे को पीछे से हाथ नहीं दिलाना क्योंकि मुझे मालूम है यही सवाल मेरे पास आते हैं, और वो बड़े जेन्युइन सवाल है, नेचुरल वे में आएंगे। वही ना, मैं ये चीज सोचता हूँ। मैं एक और पॉडकास्ट में मैंने पूछा भी था जी कि हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि टीवी नहीं देखना जी, तो अब हम बच्चों को कह रहे हैं कि तुमने मोबाइल ही देखना जी ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है जी, तुम पढ़ नहीं रहे, तुम जिद्दी हो रहे हो। ये चीज तो हमारे साथ भी हुई थी। अब नई टेक्नोलॉजी है, उनके पास नई चीज है, एंड पेरेंट्स की तरह से ये भी क्वेश्चन होगा कि बच्चे का ध्यान कहाँ पे लगाए। ठीक, आज भी देख रहे हैं। ठीक, ये तीनों चीजों को आप कवर नहीं होते। ठीक है। सो यहाँ मैं अगर ये बात करूँ तो अभी पहले जमाने में भी ये कहते थे कि टीवी से थोड़ा दूर बैठाओ, ज्यादा टीवी मत दिखाओ, आंखें खराब हो जाती हैं, वो ब्लू रेज आती हैं, कुछ ऐसी बातें हुआ रहती थी। अब वो इशू नहीं है, मतलब अब वो इशू, मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में ये इशू नहीं है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में हम आइस की वजह से बात नहीं कर रहे। यहाँ हम जब स्क्रीन बंद करने की बात करते हैं तो यहाँ स्क्रीन का मतलब किसी भी तरीके की वन वे कम्युनिकेशन, ओके, जहां पर टोटल सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, एलेक्सा, सीरी, यूट्यूब, कोकोमेलन, कार्टून चैनल्स, वीडियो गेम्स, मूवीज, सॉन्ग्स, यहाँ तक कि वो टॉयज जो बटन दबाए तो एबीसी, बटन दबाए तो राइम्स, ये सब क्या हो रहा है? ये वन वे कम्युनिकेशन। ओके, सो मेरी स्क्रीन का जो डिटेल्ड, जो अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो वो ये है, किसी भी तरीके का वन वे कम्युनिकेशन हमें बंद करना। ओके, अब यहाँ ये समझना है कि क्यों बंद करना। होता क्या है कि बच्चे की इंगेजमेंट, यानी कि बच्चा जो एक तरीके से इंडल्ज हो जाता है किसी एक्टिविटी में, वो क्या, आप खुद भी देखिए, बच्चे को छोड़िए, अगर हम खुद भी बात करें तो अगर हम कोई सीरियल मूवी कुछ देख रहे होते हैं तो हम उसके साथ कनेक्ट कर जाते हैं, मतलब वहां कैरेक्टर को भी छोड़ा होता है तो हम रोने लग जाते हैं, इमोशंस ऑल्सो, इमोशन, क्योंकि हम उसके साथ कनेक्ट कर जाते हैं। अभी होता क्या है, क्योंकि हम सो कॉल्ड
नॉर्मल लोग, हमें एकदम याद आता है कि ओहो ये तो वो है ये तो नाटक है, ये तो स्टोरी है। तो हम लोग क्या हो जाते हैं, अपने आप को फटाफट वहां से डिस्कनेक्ट करके वापस आ जाते हैं। ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों में ये रेगुलेशन नहीं हो पाती। वो क्या करते हैं, उसी चीज के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। हमने बहुत सारे केसेस में देखा, बच्चे कार्टून की आवाज में ही वो जो कार्टून चैनल्स वो देखते हैं, उसी के एक्सेंट में बोलना शुरू कर जाओ, वो उसी के कैरेक्टर के अंदर चले जाओ, तो वो जैसे कहते हैं ना, एक साथ हो गया, यानी कि वो बच्चा उस कैरेक्टर के साथ इतना ज्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड कर गया कि वो उसी में चला गया। अब ऑटिज्म का हिंदी में मीनिंग क्या है? स्वलीनता। मतलब ऑटिज्म को अगर मैं हिंदी में डिक्शनरी वर्ड चेक करूं तो इसको बोलते हैं स्वलीन, यानी कि स्वयं में लीन है ना। तो ये चीज तो इंटरनलाइजेशन की हुई। तो वो टीवी, मोबाइल, इस तरीके की कम्युनिकेशन वाली चीजों से जो वन वे है, मैं उनके साथ कनेक्ट कर गया। तो ऑटिज्म अपने आप में मुझे सोसाइटी के साथ कनेक्ट नहीं करने देता, और ये चीजें उसी चीज को रीइंफोर्स कर, इसीलिए हम कहते हैं कि वन वे कम्युनिकेशन बंद कीजिए। पर ये सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए या जनरली भी बच्चों के लिए ये नुकसान किया है? मैं एक चीज फिर ये बोलता हूँ, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अति तो किसी भी चीज के लिए भी है, चाहे वो किसी की, लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाता है कि जिसको डायबिटीज है वो शुगर नहीं खा सकता। हालांकि हर शुगर खाने वाले को, हर चीनी खाने वाले को डायबिटीज नहीं होता, हर नमक ज्यादा खाने वाले को बीपी नहीं होता, हर घी ज्यादा खाने वाले को हार्ट अटैक नहीं होता, हर शराब ज्यादा पीने वाले का लिवर खराब नहीं होता। लेकिन अगर किसी के हार्ट प्रॉब्लम की टेंडेंसी है तो वो घी नहीं ज्यादा खा सकता। इन जनरल प्रैक्टिस बात करूं, अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसको कहते हैं कि नमक तुम नहीं खा सकते। ऐसे ही डायबिटीज वाले की ये चीनी नहीं बनी, ऐसे ही लिवर जिसका डैमेज है उसके लिए शराब नहीं बनी। इसी तरीके से जो बच्चा हमारा ऑटिज्म पर सस्पेक्टेड है उसके लिए स्क्रीन बिल्कुल नहीं बनी। सो मॉडरेशन में सभी बच्चे स्क्रीन, टीवी, मोबाइल देखते हैं, लेकिन अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आ गई हैं। 2 साल से पहले बच्चे को पता भी नहीं होना चाहिए भी स्क्रीन क्या हो। बट मैंने बहुत सारी फैमिलीज में देखी है कि पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कि मैं कल सब्जी बना लाता देन यू कैन वॉच द टीवी। कॉस्ट बेनिफिट रेशो, मैं एक बेनिफिट के लिए शायद बहुत बड़ा नुकसान लेने जा रहा हूँ, मुझे उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। ये चीज़ें नई तरीके की कंडीशंस आ रही हैं, हमें इसके बारे में पूरा पता नहीं है। एक रिसर्च तो ये भी कह रही है कि ये चीज़ें बल्कि हमारी जो वायरिंग को और ज़्यादा चेंज कर देती हैं। हालांकि अभी कुछ भी प्रूवन तो नहीं है, लेकिन अगर हमें ये डाउट्स हो रहे हैं तो क्यों ना हम इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करिए। अच्छा सर, अगर बच्चा यूट्यूब वगैरह पे ऐसी वीडियोस देख रहा है तो उसे प्लैनेट्स के बारे में पता चल रहा है, कुछ भी जनरल नॉलेज पता चल रही है जी, चाहे वो इवन राइम्स भी सीख रहे हैं, जिनके हम जब स्कूल में जाते हैं नर्सरी में हमें राइम्स ही सिखाई जाती है बच्चों को जी। तो अगर एबीसी सीख रहा है, उनके मीनिंग्स समझ रहा है वर्ड्स के, तो क्या वो ठीक है या वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी लिमिट में ही होना चाहिए? बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे ये वाला सवाल पूछते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे बच्चे ने स्क्रीन से ही तो 1 2 3 सीखा है, जी। इसी से तो उसने कलर सीखे हैं, आप कह रहे हो वो भी बंद कर दो। तो मैं कहता हूं कि मैं बिल्कुल इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूं और इस चीज को एक्नॉलेज करता हूं कि आपके बच्चे ने स्क्रीन से बहुत कुछ सीखा है, बट एट व्हाट कॉस्ट। उसको 1 2 3 कहना आ गया, उसको एबीसी कहना आ गया, उसको राइम्स बोलनी आ गई, लेकिन मम्मा पापा नहीं बोल पा रहा। तो अब आप खुश हैं? पहले क्या इंपॉर्टेंस है सोशल, साथ साथ नहीं, एक बार उसको पहले हटाई। अर्ली इंटरवेंशन का मॉडल जिसे हम बोलते हैं 5 साल से पहले, जब कभी भी हम थेरेपी प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं, तो मैं कहता हूं कि स्ट्रिक्टली एक बार तो 6 महीने के लिए में 10वीं 0, ताकि अगर उसका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर अगर उसमें आया था, कम से कम पहले हम उसको रोल इन रोल आउट कर लें। और फिर देखिए, अगर जरूरत पड़ी और बच्चे की कंडीशंस ठीक हो रही हैं या वो बच्चा इंटरेक्टिव हो रहा है, तो लिमिटेड एंड गाइडेड वे के अंदर 2 वे इंटरेक्शन करते करते हम स्क्रीन री इंट्रोड्यूस कर देंगे। गाइडेड वे, व्हाट इज गाइडेड? गाइडेड वे यही थी, 2 वे इंटरेक्शन। अब मैं ये बात कर रहा हूं, आप खुद देखिए स्क्रीन में क्या होता है। स्क्रीन में ये पूछा जाता है, कोई कार्टून चैनल चल रहा है एजुकेटिव, हे व्हिच कलर इज दिस, दिस इज रेड, ऐसी कुछ टोन होती है, ऐसे कुछ आता है। सो मेरा बच्चा रेड कलर तो सीख जाता है, लेकिन वो ये भी सीख जाता है इट्स ओके नॉट टू आंसर। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम क्या पूछते हैं, बताओ विच कलर इज दिस, और फिर हम पॉज लेते हैं। यानी कि ब्रेन में एक साइनैप्स बन रहा है जो ये कह रहा है कि आई एम सपोज टू आंसर समथिंग, आई एम बीइंग आस्क्ड समथिंग, मुझे कुछ जवाब देना है। वो धीरे 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 प्रैक्टिस करके उसको जवाब देना आता है। सो रेड कलर तो वो यहां भी सीख जाएगा, लेकिन जो वो टीवी से सीखा वो रेड कलर सीख गया,
लेकिन कम्युनिकेशन नहीं सीखा। तो एक फायदे के पीछे कितना बड़ा नुकसान है। सो यहाँ हमें समझना है, हम क्या करते हैं, टीवी में जब राइम चल रही होती है तो क्या होता है, जॉनी जॉनी यस पापा, 18 शुगर नो पापा, सब कुछ उसी में हो जाता है भाई। तो बच्चा पूरी पोएम सीख जाता है। लेकिन ये नहीं समझ आता, जब हम करवाते हैं तो हम कैसे कराते हैं, जॉनी जॉनी ऐसे इशारा करते हैं कि बोलो, अच्छा बोलता है यस। यस। वो टू वे इंटरेक्शन। मैं ये कहता हूं, आपने कहा कि टू वे इंटरेक्शन स्क्रीन पे कैसे, मैं ये बताता हूं कि आपने कछुए और खरगोश की स्टोरी लगा दी भाई, आप स्क्रीन पे दिखाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके साथ बैठ जाइए और अब बोलिए, ओह देखो एक खरगोश और ये कछुआ ये रेस लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। अब बच्चा को और फिर आप उसको ऑन कीजिए और उस समय फिर वो दौड़ाते हुए चलिए, जो दौड़ रहे हैं, ओह देखो दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं। अभी फिर उसको रोकिए, अरे खरगोश आगे आ गया, कछुआ कहाँ रह गया, पीछे रह गया, लाइकवाइज ये डूबे हो गए। आप वीजिए स्क्रीन, लेकिन स्क्रीन इसलिए नहीं जो आपने कहा कि मैं सब्जी काटी, फिर तो काम खराब ही है। तो इस वजह से एक और पैटर्न देखा गया कि बच्चा जब मोबाइल देख रहे हैं, वो पेरेंट्स जब उससे लेते हैं देन वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। इवन कि कई बार पेरेंट्स को मारना शुरू कर देता है, अपने आप को मारना शुरू कर देता है। जी, उस बिहेवियर कैसे टैकल करते हाँ तो वो तो है, बिहेवियर बन गया ना, वो बिहेवियर बन चुका है, वायरिंग हो चुकी है। बिल्कुल। अब धीरे 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 उसे टेपर ऑफ करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूं कि मेक स्क्रीन जीरो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही जीरो नहीं कर पाएंगे। एक बच्चे को अगर मोबाइल स्क्रीन की आदत पड़ चुकी है तो उसको सिस्टमैटिकली टेपर ऑफ करना पड़ेगा। उसमें प्रोफेशनल्स, बिहेवियर थेरेपिस्ट, पेरेंट ट्रेनर्स जो हमारे होते हैं वो आपको पूरा प्रॉपरली इसमें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। ये 2 4 6 हफ्ते का प्रोसेस, धीरे 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 कम करते हुए उसको जीरो करना पड़ेगा। आपने एक ही दिन में अगर मेरी बात सुनकर और ज्यादा ही मोटिवेटेड हो गए और आपने कल ही बंद कर दिया तो बच्चे के टेंशन बहुत हाई हो जाएंगे, डिफिकल्ट टू मैनेज हो जाएगा। सो बिहेवियर एक झटके से नहीं रोक सकते हैं हम लोग। हेड बैंगिंग कर रहा है तभी उसे इग्नोर कर। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जब बच्चा सेल्फ हार्म पर जाएगा तो हमें उसकी सेफ्टी कंसर्न सबसे ऊपर। जी। इसीलिए हम बोलते हैं कि बिहेवियर्स को इतना मत बढ़ने दीजिए कि वो सेल्फ हार्म तक पहुंचे। अब अगर सेल्फ हार्म पे पहुंच रहा है तो अब इग्नोर करेंगे तो बच्चे का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत डिफिकल्ट चैलेंज होता है। इसके लिए तो एक बात तो कई बार मैं भी ये कहता हूँ कि हम थेरेपिस्ट के भी हाथ कई बार खड़े होने शुरू हो जाते हैं। बट हाथ खड़े होंगे का मतलब ये थोड़ी ना कि अब हम सरेंडर ही कर देंगे। सो उसमें यही होता है कि फिर स्ट्रेटेजीज देखी जाती हैं, बच्चे को किस तरह के उस समय डिस्ट्रैक्ट करके क्या करना है कि उसकी डिमांड भी पूरी नहीं करनी है, लेकिन उसको किसी और चीज़ में भी इंगेज करना है ताकि उसको ये मैसेज ना जाए कि हेड बैंकिंग करते ही उसको उसकी चीज़ मिल गई। सो उसके लिए फिर बहुत सारी स्ट्रेटेजी, बट अगेन इसमें हर बच्चा का अलग होता है। तो वो थेरेपिस्ट फिर बच्चे को एनालाइज करके पेरेंटिंग के साथ बात करते, पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हुए एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं और फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं। बट प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है इससे। और आई थिंक ऑटिस्टिक बच्चों में फियर ऑफ डेंजर भी शायद कॉमन। हाँ, ऐसा कई बार देखा गया है कि उनको खतरों की समझ नहीं है। अगर हम बात करें तो हाइट से, वाटर से, ये तो एक बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ ही आता है बच्चों में, वो तो होता ही है। एक्वायर्ड डेंजर्स की समझ नहीं होती। एक्वायर्ड मतलब मैं सीधा जा रहा हूँ, सामने ट्रैफिक आ गया मुझे रुकना है, मैं सीधा जा रहा हूँ, सामने जानवर आ गया मैं रुक रहा हूँ, यहाँ टूटा कांच है हाथ नहीं लगाना लग जाएगा, यहाँ बिजली के पॉइंट्स हैं यहाँ उंगली नहीं लगानी, यहाँ करंट लग जाएगा। तो वो उनको समझाने में कई बार बहुत टाइम लग जाता है। तो एक्वायर्ड डेंजर्स जो होते हैं उनसे बच्चे को कई बार प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती है। ये थेरेपी का प्रोटोकॉल बनता है और बच्चे के ज़रूरत के मुताबिक इन चीज़ों से उसको और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है कैसा, क्योंकि खतरों से बचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो एक्सीडेंटल प्रोन हो जाएंगे बच्चे। तो ये भी यही थेरेपी गोल बनता है। और हमें बच्चों को कोई कंट्रोल रिस्क भी देने चाहिए, जैसे साइकिल वगैरह करनी है, साइकिल से गिरने के टाइम पर उसको थोड़ी प्रोटेक्शन देनी है कुछ। देखिए प्रोटेक्शन का तो एज ए पेरेंटिंग हमें संभाल रखनी ही पड़ेगी जी। लेकिन मुझे आप ये बताइए, आप हो हम हो, बिना गिरे हम लोग कभी साइकिल सीख पाए? नेचुरल, यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क हम ले सकते। देखिए बच्चा अगर गिर रहा है, कुछ कर रहा है, आप इतना ही कर सकते हैं कि अभी स्टार्टिंग पे उसे सड़क पे सीधा मत लेकर जाइए, थोड़े ऐसे वुडन प्लेटफॉर्म टाइप के करवाइए, पहले सपोर्ट सिस्टम से, जैसे नॉर्मल पेरेंटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए मुझे कोई अलग से करने की कुछ जरूरत। सर मुझे लगता है आजकल नॉर्मल पेरेंटिंग भी थोड़ी चेंज हो गई है, बिकॉज पहले जो वो है पेरेंट्स थोड़े रिस्क ले रहे हैं बच्चों के लिए, आजकल वो नहीं है। बच्चा थोड़ा सा भी नीचे गिरता है तो पेरेंट्स उसी लगता है कि उठाना उसे ना, रिमोट कहीं भी ऐसे डाल रहा है उस पे। मैं खुद ये देखता हूँ, पर्सनैलिटी मैं खुद ये देखता हूँ
और बाकी सब में भी क्यों बोले, हम अपने घर परिवार में भी यही देखते हैं जी। आज की डेट में पेरेंटिंग थोड़ी ओवर फैसिलिटेटिव हो गई है, ओवर प्रोटेक्टिव हो गई है। हाय मेरे बच्चे को कुछ होना दे, जो कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं उन इमोशंस को समझता हूँ। लेकिन मैं जनरल वैसी एक मेटाफोरिकल रेफरेंस में बोलूं कि अगर मैं रुई में लपेट के बच्चे को रखूंगा तो वो तो बड़ा नाजुक रहेगा। वो फिर कैसे, मतलब अगर मैं कई बार बात करता हूँ तो रियल वर्ड इज वेरी क्रूएल। यस। मैं बच्चे को कब तक एक शेल में रखूंगा? सो वही हमने कहा कि कैलकुलेटेड रेस, थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर हमें जनरल वे में देना पड़ेगा। हम अगर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे तो ये लॉन्ग रन पे बच्चे के लिए बल्कि नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड पेरेंटिंग अप्रोच होनी चाहिए इसमें, मुझे लगता है। ओके, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल स्किल्स की, लाइक ईटिंग और यूजिंग द टॉयलेट्स और ड्रेसिंग देमसेल्व्स, ये चीज़ें ऑटिस्टिक बच्चों को आप कैसे डेवलप करते हो? इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि बच्चे का कॉग्निटिव लेवल कितना है, क्या है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये डिपेंड करता है कि ऑटिज्म एंड आईक्यू के इंटरप्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे का आईक्यू लेवल्स कितने हैं। ठीक है, अब आईक्यू लेवल्स का मतलब जनरल हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली नॉट फ्रॉम आईक्यू, बट ये देखना कि बच्चे की एबिलिटीज कितनी, सोशली वो कितना कर सकता है, कॉग्निटिवली कितना कर सकता है, डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना किस एज ग्रुप में आ रहा है, और उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दी जाती है। इसको एडीएल बोलते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। और ये एक वन ऑफ द कोर हमारा गोल होता है थेरेपी का, जिसमें कि बच्चे के फंक्शनिंग लेवल को असेस करने के बाद उसके इस तरीके से गोल डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। ठीक है, तो वो उसके ईटिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, यही स्किल्स मेजर होते हैं। वो देखा जाता है कि बच्चे की इस समय करंट एज कितनी हो, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कितनी है, और उसके जरूरत के मुताबिक हम लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, माइक्रो गोल्स जो टेक्निकली हम लोग बनाते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि किस बच्चे को किस गोल्स की कब जरूरत है, तो उसके हिसाब से हम लोग इंटरवेंशन स्टार्ट करते हैं। तो सर, कंसेप्चुअल लर्निंग की अगर बात करें तो कितना टाइम एक बच्चे को लग सकता है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि उसे गिनती सीखनी है, वर्ड्स सीखने हैं, वो पहले ही स्लो है, तो कितना टाइम ले लेता बच्चा? ये भी हर एक बच्चे के ऊपर डिपेंड है। हर बच्चा अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लेकिन यहाँ मैं एक चीज सभी पेरेंट्स से ये जरूर कहना चाहूंगा, हमें क्या होता है कि गोल्स को पहले समझना भी पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि कई बार मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा जो है जी मेरा 1 to 50 बोल लेता है। कई बार तो वो ये कहते हैं कि 2 के टेबल, 3 का टेबल, या अब ये 7 का टेबल सीख गया ये। मैं ये कहता हूँ कि रोट लर्निंग हो गई है, आप रटा रहे हैं इसको, फंक्शनिंग के लेवल के ऊपर हम कहीं मिस हो रहे हैं। अगर मेरा बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है तो मेरे को, जैसे भी आपने बात की, प्रैक्टिकल गोल्स के ऊपर भी काम कर जी, सोशल गोल्स पे भी करना है, एंड कॉन्सेप्चुअल गोल्स पे क्या करना है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल गोल्स भी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही होने चाहिए। अब जैसे मेरे बच्चे को अगर मान लीजिए 1 से 10 तक की गिनती आ गई, तो मुझे जल्दी क्या है उसको 10 से 20 या 20 से 50 तक ले जाने की। 1 से 10 का पहले मैं मीनिंगफुल काउंटिंग सिखा दूं कि बेटा 2 स्पून्स लेकर आओ, ये 3 स्पून्स वहां रख दो, या वो 4 पेन्स लेकर आओ। पहले मीनिंगफुल, मतलब उसको 1 2 3 4 का मतलब तो समझ आए। ये तो 1 से 10 एंड 10 से 50, 50 से 100 उसको पता ही नहीं है कि ये क्या है। ये तो एक सॉन्ग हो गया, या कोई एक कुछ भी हम बोल दिया हमने, ये तो वो चीज हो गई। तो यहाँ हमने कॉन्सेप्ट्स को भी समझना है कि गोल्स को कितना मीनिंगफुल बनाना है, ये तो बहुत जरूरी है मुझे लगता है। बाकी इसकी एज स्पेसिफिक, तो जैसे एज के हिसाब से जितना बच्चे का कॉग्निटिव लेवल होगा उतना वो इन चीजों को सीख पाएगा, और थेरेपी उसी के हिसाब से डिजाइन की जाएगी। और हमारा टारगेट रही है कि वो जो बीच में गैप है उसको हम कितना फिल कर सकते हैं, जो कि काम करने के बाद ही पता चले। अब जब आप एज की बात कर रहे हो, ऑटिस्टिक बच्चे की एज जो हम कहेंगे वो फिजिकली और मेंटली डिफरेंट रहेगी, हम कह सकते हैं ऐसा कुछ? अगर तो आईक्यू को, जैसे मैंने कहा, जो आपने कहा कि मेंटल एज वो आईक्यू का है, फिजिकल एज मतलब जो हमारी आज की डेट में एज है, बर्थ डेट से आज को कैलकुलेट कर लेंगे जी, तो वो बायोलॉजिकल एज होगी। ठीक, एज पर से ऑटिज्म में आईक्यू कम नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कोमॉर्बिडिटी के तौर पे ऊपर या प्रेवलेंस रेट में देखा जाए तो कई ऑटिज्म के बच्चों में आईक्यू कम होता है। तो 2 डिफरेंट कंडीशंस हो जाए। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो ऑटिज्म के अंदर आईक्यू कम होता है ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ज्यादातर हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत उस एंगल से कैपेबल होते हैं चीजों को करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सोशलाइज करने का उनको वो तरीका प्रॉपर नहीं होता, इसलिए वो हमें पीछे लगने लग जाते हैं, या हम कहें तो हमें सोशली ऑकवर्ड लगने लग जाते हैं। अगर मैं ये बोलूं, हमें कुछ अलग लगने शुरू हो जाते हैं, वहां ये वर्ड आता है। लेकिन वहां हम इसको एक तरीके से ऐसा समझ लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है कि ये बुद्धि में पीछे हो। नहीं, ऑटिज्म का बुद्धि से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं।
हाँ, वो हो सकता है कि किसी ऑटिज्म के बच्चे में आईक्यू भी कम हो, दैट्स अ डिफरेंट कंडीशन। ठीक, ये अब अगर बात करें ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, देयर आर सम किड्स वो सेलेक्टिंग या पिकी ईटिंग ही करते हैं। आप ये भी सेंसरी इशू है या बिहेवियरल? वैसे तो सेंसरी इश्यूज होते हैं, टेक्सचर रिलेटेड होते हैं, हमारे बच्चे बहुत सिलेक्टिव खाते हैं, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऑनेस्टली बोलूं 80% केसेस में बिहेवियरल इश्यूज देखे। ओके। कैसे? भाई मेरा बच्चा, उसको वो फ्रेंच फ्राइज पसंद है सपोज, हाँ। अब उसको मैंने परांठा बनाया, उसने नहीं खाया। अब मुझे क्या है, वो मैं बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में बोलता हूँ, विद ऑल रिस्पेक्ट, माँ की ममता। मेरा बच्चा भूखा ना रहे, तो ये परांठा नहीं खा रहा, तो मैंने उसको फ्रेंच फ्राइज ही बना के दे दी। अब मैंने क्या किया, फैसिलिटेट। सो धीरे 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 वो पैटर्न बन गया। अब उसको वही सिलेक्टिव चीज चाहिए जो वो खाता है, और वो मैंने ही दी उसको, तो वो धीरे धीरे बिहेवियर बन गया। तो अगर तो वो बिहेवियर है, तो फिर बिहेवियर थेरेपी से एड्रेस करना पड़ेगा, पेरेंटिंग से एड्रेस करना पड़ेगा। हाँ, बट कुछ केसेस में जेन्युइनली कुछ टेक्सचर रिलेटेड भी होता है, वो सेंसरी इश्यूज में आता है, उसको फिर हम ओटी प्रोफाइलिंग करके, यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर उसकी प्रोफाइलिंग करके फिर ये देखते हैं कि उसको कैसे मैनेज करना है, वो फिर स्पेशलाइजेशन की फील्ड देगा। और सर आप यहाँ पे अपने सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे ही देखते हैं या वैसे भी जनरली बिहेवियरल इशू भी हो तो उसके ऊपर भी वर्क कर रहा है? हमारा जो ये बेसिकली जो यूनिट है, ये हमने अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर रखा है, यानी कि ज्यादातर जो बच्चे हम लोग जो इसमें देखते हैं वो 5 साल तक की एज के होते हैं, और कुछ बच्चे 8 साल तक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस कि किस बच्चे के क्या क्या इश्यूज हैं। बट जनरली हम लोग न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस में देख रहे हैं, जिसमें कि आईक्यू डेफिसिट है, ऑटिज्म है, एडीएचडी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऐसी कुछ एक चीजें जब बात करें तो वो हमारे इस डोमेन में आती हैं। तो इट्स अ स्पेशलाइजेशन फील्ड। तो हम लोग न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, अर्ली इंटरवेंशन पे काम कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा हम जो फोकस करते हैं पेरेंट ट्रेनिंग के ऊपर काम कर, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स का जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक खाली थेरेपिस्ट से हमारे बच्चे नहीं। और कितने साल तक बच्चा आपके पास आता है? ओके, वैसे तो अगर कोई न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन स्टेब्लिश्ड है, यानी कि प्रॉपरली डायग्नोस्ड है, तो ये हमें मानकर चलना ही पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस मतलब ये ईयर्स एंड ईयर्स लग सकते। लेकिन मैंने पेरेंट ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर अब इसको टाइमलाइन बना दिया है, विद एग्जिट प्लान बना दिया है, क्योंकि ये इतना लंबा प्रोसेस है और थेरेपीज इतनी एक्सपेंसिव हैं कि अच्छी अच्छी फैमिलीज के लिए भी इसे अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो मैंने उस चीज को देखते हुए पेरेंट ट्रेनिंग पे फोकस करके इसको 3 मंथ पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दिया है। यानी कि 3 महीने में हम ये चाहते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम पेरेंट को उनके बच्चे की कंडीशन के मुताबिक इतना ट्रेंड कर दे कि उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर थेरेपिस्ट की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये अफोर्डेबल नहीं होगा। अब से अगर अगर अफोर्डेबल नहीं है तो ये इस किसी को देखकर नहीं आएगी कि उसके पास कितना पैसा है कितना नहीं। बिल्कुल। तो अगर किसी पेरेंट्स के पास है ही नहीं थेरेपी के लिए पैसे, तो वो क्या कर लेकर जाएंगे? बिल्कुल, मैं पूरी एम्पैथी के साथ इस चीज को समझ सकता हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से ये कहूंगा कि जब हम इतना बड़ा एक सिस्टम बनाते हैं, इतने सारे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स रखते हैं, तो ये थेरेपी इतनी महंगी हो जाती है कि शायद बहुत सारे लोगों की इतनी मंथली इनकम ही नहीं हो। सो मैं खुद ईमानदारी से ये चीज मानता हूं कि थेरेपीज बहुत महंगी हैं अगर सिस्टम से दी जाती हैं। इस चीज को करने के लिए ही मैंने पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। मैंने क्या किया कि 3 महीने का पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाकर ये कोशिश की कि पेरेंट को ही एम्पावर कर सकें कि वो घर पे कि वो खुद करे। और 3 महीने के बाद हम ये कहते हैं कि आप अब घर से जाइए, क्योंकि हमारे पास अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, यहाँ पर अलग अलग जगह पर रेंटल एकोमोडेशन लेकर रहते हैं। वो मेरे लिए भी एक बड़ा मोरल बोझ होता है कि वो इतने ट्रस्ट के साथ यहाँ आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं उनकी वैल्यू फॉर मनी दे पाऊँ। तो फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनको 3 महीने में इतना एजुकेट कर दिया जाए अपने बच्चे के साथ काम करने के लिए कि वो कंफर्टेबली घर पे काम करें। और अगर घर जाकर भी उनको ये लगता है कि अभी वो पूरी तरह से वेल इक्विप्ड नहीं है, तो उन कहते हैं कि अब हम बच्चे को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, आपके साथ हमारी अच्छी रैपो और वो फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है, अब आप घर जाकर हमसे ऑनलाइन पेरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल ले लीजिए। ओके, जिससे कि आपकी फीस सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी और हमारा सपोर्ट भी आपके साथ लगातार बना रहेगा, जिसमें कि हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम हमने बनाया कि हर हफ्ते कम से कम 2 बार हम आपसे आधे आधे घंटे की वीडियो कॉल के साथ हमारे ट्रेनर आपके साथ कनेक्ट करते हैं और वो चीजें आपको गाइड करते रहते हैं, तो आप एक तरीके से पूरा सपोर्टिव वे में रहते हैं। ठीक है। अब मुझसे ना कई बार, अब जाहिर सी बात है, वेरी अनफॉर्चुनेटली मेरे सोशल मीडिया पर ही कई बार कुछ ऐसे मैसेज आ जाते हैं
जिसमें कि कुछ प्रोफेशनल्स इस पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। अब जो ये कहते हैं कि आप कह रहे हो कि हम पेरेंट को ट्रेन कर देंगे, तो हमने कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एमई की है, हम ऐसे ही करते रहेंगे, पेरेंट्स को ही ट्रेन करते रहो। एक ने तो ये भी कह दिया कि पेरेंट्स अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल ले पे फिर तो मुझे थोड़ा सा मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशनल्स, मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंदर हम पेरेंट्स को भी अगर इन्वॉल्व कर देंगे ना, तो बच्चे में अल्टीमेट डिफरेंस बहुत अच्छा आएगा। जब मुझसे प्रोफेशनल्स ये पूछते हैं कि आप पेरेंट को 3 महीने में कैसे ट्रेन कर सकते हैं जब हमने 5-5 साल की डिग्री की है, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने पेरेंट को कोई स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर नहीं बना दिया। उसको कोई डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन उस बच्चे को घर पे कैसे मैनेज करना है, उसकी कंडीशंस को कैसे समझना है, हर बच्चा अलग है ना, कम से कम वो अपने बच्चे को समझ पाए और अपने बच्चे के साथ घर पे काम कर पाए, और फिर वो एज और व्हेन रिक्वायर्ड जितनी जरूरत है उतना वो प्रोफेशनल सपोर्ट ले लें और खुद काम करें। तो जो फीस ज्यादा है उसमें हमने 2 तरीके से किया। पहला से कि हमने प्रोग्राम को श्रिंक कर दिया, 3 मंथ्स प्रोग्राम ओनली, सालों साल नहीं। तो आप सोचिए सालों साल फीस देने की बजाय हमने उसको 3 महीने कर दिया, ताकि ये भी जितना मर्जी मुश्किल है साहब भी किसी तरीके से कर दिया जाए, और उसके बाद भी वो बिल्कुल ऐसा अबेंडन फील ना करें, उसके लिए हमने ऑनलाइन सपोर्ट दे दिया। तो ये हमने इसको करने की कोशिश किया। प्लस के पहले पॉइंट बच्चे को ट्रीटमेंट भी मिल रही है और खर्चा भी कम हो। दूसरा आपका ये पॉइंट बहुत है, और वाकई में इसको दिल से इस चीज के साथ मैं फील करता हूँ। इस चीज को हमने अपना एक ट्रस्ट डेवलप किया है, जो फिलहाल कोई डोनेशन बेस्ड नहीं है, कोई गवर्नमेंट एडेड नहीं है, हमारा सेल्फ ओन्ड एक ट्रस्ट है, ठीक है, जिसमें हमने खुद ये क्लॉज रखा है कि अगर किसी की भी फैमिली इनकम 50,000 रुपीज से कम है, तो वो हमें इस चीज से ही अप्रोच कर सकता है। हम जितना कंपैशनेटली हो पाएगा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में उनकी फीस पे सब्सिडी देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से हमारे से वो ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट ना ले पाए। तो हम यही कर सकते हैं अपनी तरफ से, प्रोग्राम को फ्री कर दीजिए, पेरेंट्स को ट्रेन कर दीजिए, ऑनलाइन सपोर्ट दे दीजिए, सब्सिडी दे दीजिए, और वो भी मैंने नहीं कहा कि 10-20 हज़ार की सैलरी हो, मैंने कहा है कंफर्टेबली 50,000 से कम कोई भी फैमिली में, बार बार आपसे ही बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहे हैं, मैं पूरी सिंसेरिटी के साथ कहता हूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो हेल्प कर पाऊंगा पूरी तरह से कोशिश करेंगे उसमें, और इसी की हमने वो ट्रस्ट अपना डेवलप किया है, क्योंकि जिस फील्ड में हम हैं उसमें ये वाली एक मुझे लगता है एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन लिखे रहे कि हाइपर एक्टिविटी और ADHD में क्या फर्क? सो हाइपर एक्टिविटी, अगर मैं सिंपल वर्ड पे जाऊं तो उसका मतलब हो गया कि एनर्जी ज्यादा होना जी। हाइपर एक्टिविटी, बच्चा ज्यादा टिक नहीं रहा, दौड़ता चला जा रहा है, बिना मतलब सीढ़ियां चढ़ रहा है, बिना मतलब फर्नीचर पे चढ़ रहा है, यहां से जंप वहां से जंप, बैठे बैठे भी हिलता जा रहा है, बहुत तेजी है, हाइपर एक्टिविटी जी। सो हाइपर एक्टिविटी ADHD का एक कोर फीचर जी। ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ओके। अगेन इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन, और ये 3 तरह की होती है, बट इट इज नॉट कनेक्टेड टू ऑटिस्टिस। नो, जैसे IQ अलग है, ऑटिज्म अलग है, ऐसी ADHD अलग है, लेकिन कोमॉर्बिडिटी हो सकती है। ऑटिज्म के बच्चे में IQ की कमी हो सकती है, ऑटिज्म के बच्चे में ADHD भी हो सकता है, ओके, एंड वाइस वर्सा, लेकिन कंडीशन सारी अलग अलग। ADHD 3 तरह का होता है। पहला ADHD प्रीडोमिनेंटली कीन अटेंटिव, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चा एक्टिव है, स्मार्ट है, सब कुछ है, बस वो चीजों पे फोकस नहीं कर पाता, अटेंशन नहीं कर पाता। एक होता है ADHD प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, इसमें वही जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, एनर्जी बहुत ज्यादा है, इम्पल्सिविटी, अचानक कुछ भी कर देता हूँ, जंप मार देता हूँ, कुछ भी चीजें। और एक होता है ADHD कंबाइंड टाइप, मतलब जिसमें हाइपर एक्टिविटी भी है एंड इनअटेंशन भी है, बट ये एक सेपरेट कंडीशन। सो हाइपर एक्टिविटी ADHD का एक कोर फीचर, ठीक है। अच्छा सर, आजकल ना कॉमनली एक ट्रेंड चल रहा है, देयर आर सम वीडियोस, उसमें दावा किया जा रहा है कि एलॉन मस्क या बिल गेट्स अपने 55 में इन्होंने डील किया ऑटिज्म के साथ, और एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ग्रेटा थर्नबर्ग, वो तो कहते हैं कि ऑटिज्म इज माय सुपर पावर जी। तो आप इसके बारे में क्या कहो? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही समझना चाहूंगा कि किस क्राइटेरिया के ऊपर वो अपने आप को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कह रहे हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये तो वो अपनी डिटेल हिस्ट्री वश बताएंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ड्स ना फैंसी वर्ड्स हो जाने की वजह से ओवर यूज भी होने लगता, जिनकी आप मुझे बात कह रहे हैं बहुत स्पेसिफिकली शायद मैं उनका बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपने अगर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस रेफरेंस से मुझे पूछा है,
मैं आपको इसमें एक चीज बता देता हूँ। कुछ एक सेवेंथ एबिलिटीज होती हैं। सेवेंथ एबिलिटी एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों में बहुत रेयरली होती है। इसकी अगर प्रिवलेंस रेट की बात करूं तो 1% ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है। ओके। यानी कि ये कहा गया है कि हर 100 में से तकरीबन एक बच्चा ऐसा होता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी होती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं जिसमें कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीडिंग एबिलिटी होती है। बिना फॉर्मल ट्रेनिंग दिए ही बच्चे रीड करना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे म्यूजिक में एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं बिना कोई ऑफिशियल या फॉर्मल ट्रेनिंग के। या कई मैथमेटिक कैलकुलेशंस, कैलेंडर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसमें बच्चे कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटीज दिखाते हैं अपनी। ठीक है। लेकिन वो एक बहुत अलग स्पेसिफिक टर्म है जिसे हम बोलते हैं सेवेंथ एबिलिटी। ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका प्रेवलेंस रेट जस्ट 1% के आसपास देखा गया है। इसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का कोई जनरल फीचर नहीं मान रहे। तो हो सकता है कि उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा वो कैपेबिलिटी होगी और उसमें उन्होंने वर्ल्ड लेवल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा परफॉर्म किया हो, तो उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन कई बार मैं कुछ वर्ड ये सुनता हूँ कि बहुत फैंसी तौर के ऊपर, जैसे मैं बोल रहा था कि वो यूज होने लग गया जी मुझे ऑटिज्म था या मुझे ऑटिज्म थे। तो ये समझना पड़ेगा, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि ऑटिज्म तो स्पेक्ट्रम है। जब आपने भी वर्ड भी यूज किया था 1-200, तो वो 1-200 में कुछ भी हो सकता है। क्या पता वो 5-7-10% हो, हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मुझे इसके ऊपर केस टू केस बेसिस समझना पड़ेगा। या तो वो रिपोर्ट्स दिखा दें मुझे क्या है, क्या उनके वो थे। और अगर मैं बात करूं जो एज ग्रुप की आपने बात बोली है, शायद उस समय तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एस्टेब्लिश नहीं था। तो वो कौन से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से उनको पता चला, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि कोई भी चीज कोई भी किसी भी तरीके से बोली जा सकती है। एंड आई थिंक आई हैव नो अथॉरिटी टू रिफ्यूज दोस और टू वैलिडेट दोस। मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि यस, कुछ सेवेंथ एबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वैसा होता है। और एक से मिसअंडरस्टैंडिंग है कि देयर वाज अ मूवी तारे ज़मीं पर जो बहुत फेमस हुई थी और लोगों को लगता है कि शायद इसमें जो बच्चा है उसे ऑटिज्म था। अच्छा। लेकिन उसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है? उसको जो प्रॉब्लम थी डिसलेक्सिया और ऑटिज्म, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, डिसलेक्सिया जैसे मैं अभी आपसे मैंने नाम का जिक्र किया था, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। डिसलेक्सिया उसका एक पार्ट है। जो तारे ज़मीन पे मूवी का जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा मूव था। शायद इससे अवेयरनेस बहुत अच्छी बढ़ी है मूवी इंडस्ट्रीज में। अगर इस तरीके की मूवीज आती हैं तो वो सोसाइटल लेवल के ऊपर बहुत अच्छा बेनिफिट लेती हैं। जो उस बच्चे की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो ये डिपिक्ट किया गया था वो लर्निंग डिसेबिलिटी दिखाई गई थी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक खास तरह की कंडीशन है जिसमें कि बच्चा एब्सोल्युटली नॉर्मल, इंटेलिजेंट, हर तरीके से वेल परफॉर्मिंग होता है, लेकिन उसमें वो रीड नहीं कर पाता है। उसमें एक न्यूरल सर्किट होता है रीडिंग वाला, जिसमें फोनेटिक क्यूज नहीं समझ आते हैं। डिस्पाइट ऑल अंडरस्टैंडिंग वो रीडिंग नहीं कर पाता। या कई और कंडीशंस होती हैं जिसमें बच्चे राइट नहीं कर पाते या प्रॉपर उनकी राइटिंग ठीक नहीं होती, उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। कई बच्चे कैलकुलेशंस बेसिक नहीं कर सकते हैं, वो डिस्कैलकुलिया होता है। तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया ये कंडीशंस लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर आती हैं। ये ऑटिज्म से बिल्कुल अलग है। ये सारी जैसे मैंने बताया सब कंडीशंस अलग है। सो तारे जमीन के ऊपर इसके बारे में बताया गया था। उसके बाद आमिर खान प्रोडक्शंस में एक और मूवी आई जो हाल ही में पीछे रिलीज हुई, जिसे हम सितारे जमीन पर बोले। उसमें उन्होंने मल्टीपल डिसेबिलिटीज को दिखाया। और उसमें अगर आपने देखा होगा तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे भी नजर आ रहे हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी नजर आ रहे हैं जी। उसमें एक कैरेक्टर था जो ऑटिज्म को भी थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं आ पाया। उसको शायद हम हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के अंदर बोलेंगे। ठीक है, तो वो एक कुछ कैरेक्टर्स उसमें आए हैं। तो ठीक है, ये मूवीज हमारी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाने में हेल्पफुल होती हैं। बट आपका सवाल अगर सिर्फ तारे जमीन पर था तो ऑटिज्म से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, वो डिसलेक्सिया की कंडीशन से। सर अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि मैंने ना रिसेंटली कई पॉडकास्ट देखे हैं या कोई रील्स देखे हैं जिनमें वो पूरी गारंटी ले रहे हैं कि ऑटिज्म को ट्रीट किया जा सकता, 101% की गारंटी। लेकिन आप कह रहे हैं मैं गारंटी नहीं कह रहा। ऐसा क्या डिफरेंस है? और आपने सेटअप इतना बड़ा लगाया और आप कह रहे हैं गारंटी नहीं किया। बिल्कुल, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ऑटिज्म को 100% क्योर के दावे सही हो। मैं सिर्फ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये जितने दावे करने वाले लोग हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि जब ऑटिज्म का प्रेवलेंस रेट इतना हाई है और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो वो क्यों नहीं आगे आते गवर्नमेंट बॉडीज को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, WHO के लेवल के ऊपर क्यों नहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करते? ऑटिज्म ठीक कर सकते हैं ना। पूरी दुनिया ऑटिज्म का क्योर ढूंढ रही, बल्कि आप आगे आइए, साबित कीजिए, रिसर्च स्टडीज में पूरा का पूरा केस लेकर आइए। और मैं तो कहता हूं, बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा सभी गवर्नमेंट्स को, सबको कि नोबेल प्राइज चाहिए उनको नॉमिनेट किया जाए।
एक ऐसी कंडीशन है जो इतने सालों से पूरी दुनिया में परेशान हो रहे हैं और हम सिर्फ दावे कर रहे हैं। सिर्फ दावे करने से पहले आप ये समझिए कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बच्चे अलग अलग लेवल के ऊपर आते हैं। कुछ बच्चों में कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किसी डोमेन में हो सकती है। कोई बच्चे, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, अर्ली इंटरवेंशन सही मिल जाए, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट अच्छी मिल जाए, तो उसमें से कुछ बच्चे बाहर भी हो जाते हैं। जब हम किसी एक बच्चे का टेस्टिमोनियल ये दिखाते हैं कि ये देखिए ये बच्चा पहले आया था और ये बच्चा देखिए अब ये ठीक हो गया, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप एक फाइनेंशियल और इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन कर। बिल्कुल। अगर आप एक बच्चे को ठीक करने का दावा कर रहे हैं, तो क्या आपके पास बस यही 1, 2, 3, 4 बच्चे आए? आपके पास तो इसके हिसाब से तो लाइन लगी होनी चाहिए। तो आपके पास तो 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 और 50,000 बच्चे होने चाहिए थे। आप उनकी एक ग्रुप फोटो क्यों नहीं कराते? आप पूरे-पूरे सेमिनार क्यों नहीं करवाते कि 5,000 बच्चा ठीक हो गया, 50,000 बच्चा? आपके पास तो क्योर है ना। 1 in 31 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो नगर के नगर बच सकते हैं इतनी पॉपुलेशन में। तो आई एम सॉरी अगर इसमें मैं कुछ ज्यादा किसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत इमोशनली हर्ट करता है हम पेरेंट्स को। दावे कैसे कर सकते हैं? एक बच्चे में फर्क आ गया और आप उसको दिखा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं दिखा रहे कि बाकी 9 में नहीं आया? और वो उस बच्चे की पहले क्या कंडीशन थी, किस तरीके से था? एक सीवियर ऑटिज्म का था, मॉडरेट ऑटिज्म का था, माइल्ड ऑटिज्म का था, हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म का था, या वो खाली वर्चुअल ऑटिज्म था, या क्या था? आप कैसे उसको कीजिए ना, रिसर्च बेसिस के ऊपर कीजिए। मैं ये कहता हूं कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी के लिए यस, मेडिसिन से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, बट दवाइयां आ रही हैं, वो बच्चे की स्पीच भी ला सकती हैं, वो बच्चे का ऑटिज्म भी ठीक कर सकती हैं, वो बच्चे का आईक्यू भी बढ़ा सकती हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? और अगर ये पॉसिबल है, तो मैं तो चाहता हूं कि आए आगे और इस चीज को ठीक कर। तो दावों से नहीं चलेगा, खाली दवाइयों से, खाली दबाने से, खाली किसी भी तरीके की लाइट से, किसी भी तरीके, कितनी चीजें आनी। स्टेम सेल थेरेपी बहुत बात की गई, HBOT एक ऑक्सीजन थेरेपी है, बहुत बात की गई, GFCF की बहुत बात की गई, अभी ये फोटो बायोमोड्यूलेशन की कोई बात वो की जा रही है, कोई किसी की मैं कह रहा हूं जितनी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की अगर हम बात करें, हर मेडिसिन में ये दावा किया जा रहा है मोस्टली कि हम ऑटिज्म क्योर कर सकते हैं। जब इतने दावे हैं और इतने ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो फिर ऑटिज्म कर ही क्यों रहा है एग्जिस्ट? सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा सच में कि अगर कोई ट्रीटमेंट है तो प्लीज उसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अप्रूव करवाइए और ऑटिज्म को ठीक कीजिए। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो इनकी बात सच करेगा, सिर्फ कार्ड ना ले करें, बट इसको इम्प्लीमेंट। एक्सप्लॉयटेशन की तरफ नहीं चली, बिल्कुल रियल रिजल्ट्स ये था। थैंक यू सर, इट वॉज एन एनलाइटनिंग कन्वर्सेशन विद यू। हमें बहुत सारा चीज़ें के बारे में पता चला, और पेरेंट्स भी आई फील दैट उनको पॉइंट्स मिले होंगे जिनके ऊपर वो वर्क कर सकते हैं इफ देयर किड इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। सो थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू सर। तो आप लोगों ने देखा कि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी है। अगर हम ऑटिज्म की बात करते हैं, तो जैसे सर ने बताया कि 31 में से एक बच्चा आज भी ऑटिज्म से ही जूझ रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को अगर हमें ठीक करना है, तो सिर्फ दावों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, लेकिन हमें इसका सही इलाज पकड़ना चाहिए। वी ऑल्सो होप दैट किसी भी पेरेंट को ऐसी प्रॉब्लम का कभी सामना ना करना पड़े। हर एक के बच्चे तंदुरुस्त हों, हेल्दी हों, एंड हमारी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। Thank you very much. And if you feel that such kind of podcast we do in the future also, please subscribe to our channel, and you can also contact sir in case you need any kind of guidance. Thank you very much, Atma.